हर फील्ड के अंदर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ कोई बच्चों के, बड़ों के मसाइल और फिर सेहत के तमाम हवालों से जब हम मयारात देखते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि इंसान को बाज़ औक़ात किसी ऐसे मुआज़े की तलाश भी होती है जिसमें करना कुछ ना पड़े और बग़ैर किए कोई नतीजा न मिल जाए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। या बाज़ औक़ात लोग वहम से ऑपरेट करते हुए, जैसे हम हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें हेल्थ ओसीडी उनको होती है। जी, यानी जी। मसला होता कोई नहीं, पर मसले के ख़यालात आ रहे होते हैं। यानी हुँ, इंसान एक ऐसी दिलचस्प मखलूक है कि जो दोनों तरफ इंतहाओं को छू रहा होता है। जी। और इसमें जितना इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उतना ज़्यादा आपका मयार ज़िंदगी बेहतर होता है। और 1820 में फिर विल्हेल्म वोंट जो थे, हुँ, वोंट जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, जी। ही बेसिकली इन्वेंटेड जब लोग किसी ने उनको ये बताया कि एक इलाका है जर्मनी के करीबी, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे देयर आर सो मेनी स्कल्स, जी, मतलब समबडी फाउंड स्कल, ठीक, और उस स्कल के अंदर एक टिपिकल किस्म के सिमिलर होल थे। ठीक। तो किसी ने कहा जी ऐसा क्यों, उस इलाके में इतनी खोपड़ियाँ मिली हैं जिन पे एक सिमिलर सा सुराख पाया जा रहा है। हुँ, हुँ, सो जब उन्होंने वो रिसर्च की और वो सारा उस इलाके में गए और वो सब, उनके साथ उनका स्टूडेंट था विलियम जेम्स। ठीक। तो उन्होंने जाके ये जब सारी वहाँ पे रिसर्च की, पता चला कि यहाँ पे लोग चीखते चिल्लाते बहुत हैं। हुँ, जिसके बाद वो किसी क्वैक के पास जाते हैं जो फिर उनका इलाज करता है उनकी स्कल में होल करके, हुँ, हुँ, जिसको ट्रैफनिंग कहते हैं। ठीक। और जब वो होल में होल करता था तो ब्लीड करते थे पेशेंट, हुँ, ब्लीड करते थे तो ऑब्वियसली फेंट हो जाते थे। जब फेंट होते थे तो फिर वो उन्हें लगता था कि इवल स्पिरिट जो है वो निकल गई है, द पर्सन इज़ फाइन नाउ। सही, सही। जिसमें से ज़्यादातर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। हुँ, सो विलियम वोंट इन्वेंटेड कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद ह्यूमन ब्रेन। हुँ, और देन ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी कि अच्छा कोई रूह के साथ ब्रेन भी है। और फिर लेटली उनको लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में ही एक लैब डेडिकेट की गई, जहाँ पे उन्होंने फिर ये इंट्रोड्यूस की कि देयर इज़ अ बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। ड्रग्स छोड़ देता है, लेकिन उसको मीठे की क्रेविंग होती है, तो फिर मीठे से तो उसे ना रोका जाए। फिर उसे तली हुई चीज़ों से, बर्गर से, शावरमा से, इस तरह की चीज़ों से तो ना रोका जाए। अच्छा, अगर वो ड्रग्स छोड़ रहा है और वो ड्रग्स नहीं ले रहा, तो अगर वो डांस करना चाहता है, तो फिर उसे डांस तो कम से कम करने दिया जाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। विलिंग वेस के लाहौर स्टूडियो से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अस्सलाम मोहसिन नवाज़। वालेकुम। मैं हूँ जहाँ आरा। सलाम मैंने पहले ही कर दिया आपको। सलाम में पहल करने वाला किब्र गुरूर से पाक होता है। जी। जनाब, इस शो पर हम हर हफ्ते आपसे मुलाकात करते हैं दोपहर 1 से 3 बजे तक। जी, बिल्कुल 1 से 3 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। हफ्ते का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। तो आप हमारे साथ जब शामिल होते हैं तो बात इसमें आप आके करते हैं वो जो आपने किसी से नहीं की होती। और समटाइम्स ये होता है कि ये जो बात है आपकी, ये आप लिख कर करते हैं, बोल कर करते हैं। कई दफ़ा आपके जो इनबॉक्स मैसेजेस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बाद में भी देखने का मौका मिलता है। तो जी, ये जो जी। फीडबैक है आपका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। हम चाहते ये हैं कि आप अपने दिल की बात, कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो घर में, वो आप बिलिंग वेज के इस फोरम पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हम साथ के साथ आपसे बातचीत करते रहते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, जो बिलिंग वेज की अप्रोचेज़ हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो जहाँ आप और उन कैसी हैं? तमाम मसाइल मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं मोहसिन बिल्कुल साहब? ठीक है। मैंने शुरू में ये कहा था कि हम नाज़रीन से मुखातिब होते हुए सारे हाल-चाल चूँकि उनके एग्ज़ैक्टली। तो पूछ रहे होते आपको हैं। पता है कि फिर अगर हुँ, आप कोई बात कहें और मैं उस पे अमल ना करूँ, तो ये आपने कहा नाज़रीन से मुखातिब होना है, तो लिटरली अ मैंने तो आपको देखा भी नहीं आज। मैं जी, स्ट्रेट नाज़रीन को ही देख रही थी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे शो का नाम है लेट्स टॉक विद विलिंग वेस, तो बिल्कुल। नाम में ही जैसे आपको पता है इसका राज़ छुपा हुआ है कि हाँ, ना आपने वै हमसे बातचीत करनी है। वैसे तो नाम में कुछ नहीं रखा पर सब कुछ रखा है, और इस नाम में लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में बात करने की दावत है। जी। बात करने की दावत कबूल फरमाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने नज़रियात और ख़यालात और सवालात हमसे साझे कीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर करना चाहते हैं कॉल पर बात, तो हम हैं इसके लिए तैयार, और तैयार हैं हम आपका मैसेज रिसीव करने के लिए व्हाट्सएप पर 0300 741
3939, वो नंबर जिस पर आप जब चाहें मैसेज करें और अपना मसला हमें बताएं, हम आपको खुद कॉल करके आपसे और बात ये करेंगे। नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये बल्कि आपने नोट भी किया होगा ऑलरेडी, क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं मोहसिन साहब, जी, जी। उन्होंने तो ऑब्वियसली इसको सेव भी किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली अच्छा, ऐसे। आज जो एक नया सेगमेंट भी है ना, लास्ट टाइम जो हमने अनाउंस किया था, बिल्कुल। वो ये है कि जो बेस्ट कमेंट होगा हुँ, हुँ। हम उनको खुद कॉल करेंगे। ये अभी तक तो हम सिर्फ एक ये फैसिलिटी दे रहे अच्छा, हैं उनको। अच्छा, ये जो है ना, ये जहारा की तरफ से चूँकि सेगमेंट है, तो इसके हर नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदार जहारा हाँ, है। बिल्कुल, कॉल मैं खुद करूँगी। जी। सँभालेंगे मोहसिन साहब, किसी भी सिचुएशन की सूरत में सँभालेंगे। तो वैसे जैसे मोहसिन साहब बाकी सिचुएशंस को सँभालते हैं, तो मोहसिन साहब सँभालेंगे, और ज़्यादा अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है, तो फिर डॉक्टर सदाकत अली तो है ही। डॉक्टर सदाकत अली साहब के ग्रुप्स का जो आपका फीडबैक है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जो आप स्टेक होल्डर सेशन को पसंद करते हैं, रोज़ाना हमारे सोशल मीडिया फोरम्स पर जब आप उनके यानी जो सेगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स हैं, उस पर जब आपके कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत खुशी होती है कि आवाम में शऊर बहुत तेज़ी से बेदार हो रहा जी, है जी। और लोग इस बात को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो सिचुएशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बिल्कुल। पावरलेस या पावरफुल अगर आपने किसी सिचुएशन को बनाना है, तो आप उसके लिए अगर ज़िम्मेदारी के साथ यानी रिस्पॉन्स दें, हुँ। तो आप सिचुएशन को अपने हक में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरीके से, मगर ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत है ना मोहसिन साहब। जी हाँ। और सीखने के लिए ऑब्वियसली आपके पास उसके बारे में एक तो प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसका बेस्ट सोर्स जो है वो 1 से 3 बजे तक हमारी शक्ल में आपके पास मौजूद होता है। एग्जैक्टली और लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज और जहार आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। हर दफ़ा इस शो पर मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, एक रंगारंग गुलदस्ते की तरह हम इसको बल्कि सजाते हैं। हमने तो खबरों को भी शामिल किया है ना मोहसिन साहब। जी, जी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने चैट जीपीटी के बारे में खबर बताई थी, एग्जैक्टली। तो आज और बहुत सारी खबरें होंगी। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो ये कि जब आप दिल खोल के अपने मसाइल का इजहार करते हैं, ख्वाह वो ज़हनी सेहत का मसला हो, ख्वाह जिस्मानी सेहत का मसला हो, ख्वाह बच्चों के मसाइल हों, ख्वाह बड़ों के मसाइल हों, ताल्लुकात, आपकी बातचीत के मसाइल, कॉन्फिडेंस, मतलब कितने ही इश्यूज़ हैं मोहसिन साहब, जी। जो कि लोग डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, हम इस काबिल समझते हैं। विलिंग वेज के फोरम से हमारी कोशिश है ये एक अदना सी, और क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर नाजिश भी हैं जो कि खामोश जी, हैं मोहसिन साहब। मैं यही बताने वाला था कि बच्चों के मसाइल की बात हुई, तो जनाब आज हमने अपने इस शो पर अपने साथ शरीके गुफ्तगू किया है डॉक्टर नाजिश खान को, जी, पीडियाट्रिक सर्जन हैं। और हम इन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे कि बच्चों के साथ जो कई दफ़ा पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसे नकाइस होते हैं, हम्म, किस किस तरह के होते हैं वो तो डॉक्टर नाजिश ही बताएंगी। इस तरह कई दफ़ा कुछ हमारी लापरवाहियाँ होती हैं जिसके नतीजा में बच्चों को कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जिसमें फिर किसी सर्जन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम डॉक्टर नाज़िश को भी बातचीत में शामिल किए हुए हैं। सलाम में पहल करने वाला किब्र गुरूर से पाक होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िश। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली आप और जहारा साहिबा अपना इंट्रोडक्शन और सारा सलाम कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब आप करेंगे मुझे इन्वॉल्व, तो फिर जो है वो मैं बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करूँगी। बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। आपने ये करना है कि हमारे अंदर जो है ना मुदाखला सर्जरी करते रहना है। अच्छा, ठीक है। कहीं भी बात में आप जब दखल देंगी तो उससे बात के अंदर जो है ना वो एक काउंटर डायलॉग से भी बड़ी खूबसूरती पैदा होती है। हो कि हम बच्चे नहीं हैं, हाँ। मगर सर्जरी आपने ज़रूर करते इस रहना। बात इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि एक हमारी सेइंग है सर्जरी के फील्ड में हुँ, हुँ। कि बड़ा सर्जन उसको कहते हैं जब उसको पता हो कि उसने कब सर्जरी नहीं करनी। जी, वाह! वही अच्छा है, वाह! अच्छा। यानी तो यानी कि यानी ये कितनी अहम बात है। इसी से जी। देखिए एक और कॉलेज ज़रूरी निकलता है कि अक्लमंद वो है जिसे ये पता हो कि कब नहीं बोलना। जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक माहिर सर्जन उसी को समझा जाता है जब उसको पता हो कि कब उसने सर्जरी नहीं करनी। तो बेहतरीन। इस तरीके से। तो ये सारी बातें भी आज होती रहेंगी जी, डॉक्टर हाँ, आपके घर में जनाब कोई अगर किसी बच्चे का कोई इस तरह का मसला है या आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो डॉक्टर नाज़िश बैठी हैं, बिल्कुल आपकी खिदमत में ये मौजूद रहेंगी जी, हमारे साथ-साथ। जैसे कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, तो आप कोई सवाल इनसे भी पूछ सकते हैं कमेंट में, कॉल में, जैसे भी। जी, और यानी कि आज मेडिकल के सवालात की भी इस शो पर शिरकत है। जी, बिल्कुल।
तो वो जहारा मुझे पता है कि आपने वो जो इसरार किया था थोड़ी देर पहले कि वो क्या ऐसा वाक़या जो सुनाते जी सुनाते मैं रुक गया। जी जी और फिर हमने यानी ब्रेक पर जाने से पहले वो मैं वाक़या शेयर करूँगा कि कल मुझे इत्तेफ़ाक हुआ ऊबर पर जाने का। ठीक है। और वो जो साहब थे उन्होंने दौरान गुफ्तगू मुझे बताया कि वो एक गुलकार हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक साहब ने इंस्ट्रूमेंट के साथ सफ़र किया ठीक है। और उन्हें बिल्कुल गाना नहीं आता था। ओ। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा अच्छा तो ये तो इसका मतलब है कि बड़े ज़बरदस्त इतने बड़े गुलकार हैं कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट रखने वाले गुलकारों के भी नकाइस निकालते हैं। हाँ। तो ये एक तरह के ये भी सर्जन ही है। अच्छा। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा तो फिर कुछ अता हो। हम्म उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस तरह तो नहीं गाता, हम्म। मैं तो गाता हूँ कैरियोके पर। मैं किस कहा पे? चले वो एक कैरियोके। जो विदाउट सिंग ओके। आवाज़ की जी म्यूज़िक जी होती। जी जी ओके। अच्छा ख़ैर जनाब वो हमने मोबाइल कनेक्ट किया और अच्छा। यूट्यूब से जो एक गाना निकाला हम्म। और उसका म्यूज़िक चलाया तो उन्होंने गाना शुरू किया। ठीक है। तो वो कैसा गाया, ओ। वो तो शुक्र है वो गुलकार ज़िंदा नहीं है। आप घर खैरियत से पहुंचे। हाँ, नहीं उसके बाद ना मैंने अच्छा मुझे बड़ा हौसला हुआ। मैंने कहा यार मैं ऐसे सारी ज़िंदगी शर्माता रहा और मुझे तो अच्छा ख़ासा आता था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा भाईजान ज़रा मौका दीजिएगा। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको ज़रा ऊँचे सुरों में गा के जब सुनाया, कहते अच्छा अच्छा आपने बताया नहीं आप भी सिंगर हैं। मैं अच्छा। वो बड़े मज़े से ना कोई 5 गानों का मुकाबला हुआ, जो अच्छा। आखिर में 5-0 के साथ मैंने कॉम्पिटिशन जीत लिया। तो आप घर पहुंचे या इस्लामाबाद? नहीं वो घर ही पहुँचे, अच्छा। लेकिन ये है कि वो आखिर में मुझे कहने लगे कि मतलब आपसे गाना कोई सीखना हो तो इसके लिए कोई क्लासेस भी आप लेते हैं? ओह मैंने अच्छा। कहा नहीं मेरे पास असल में अभी ज़रा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कमी है, हम्म। तो ये क्लासेस लेकिन जो उनका दावा था ना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हाइट कॉन्फिडेंस ऑफ लाजवाब, कॉन्फिडेंस। इसमें कोई हाँ। शक नहीं। डॉक्टर नाज़िश इसी तरह एक दफ़ा मोहसिन साहब जी। ने मुझे एक वाक़या शेयर किया। मोहसिन साहब आपकी इजाज़त से जी, जी। कि आप ऊबर पे ही घर जा रहे थे। आपको याद आया? अच्छा हर जब भी ऊबर पर सफ़र करने का तो कोई ना जो है कोई वो ऐसा एक वाक़या हो कोई जाता ना है। कोई। एक्सपीरियंस हुआ तो वो हर दफ़ा ना बड़ा दिलचस्प हाँ। एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस यूँ था डॉक्टर नाज़िश जी। कि डॉक्टर इनको जहांरा साहिबा को वैसे साइकोलॉजिस्ट को भी लोग डॉक्टर साथ ज़रूर लगाते हैं। हाँ, जबकि मैं उन्हें करेक्ट करती हाँ, हूँ। तो वो मैं बैठा ना ऊबर में तो ड्राइवर आगे और मैं पीछे था तो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई तो कहते सर आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताइए, दो बताइए। हुँ। वो जैसे हमारा अंदाज है हम एक जी, की जी, बजाय दो को बिल्कुल। दावत देते हैं। जी। कहते जी इसमें हम दो नहीं हम 5 सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहने लगे कि मेरे असल में कब्जे में जिन है, ओह! तो वो 2 बड़े जिन और एक छोटा जिन मैंने आगे बिठाया हुआ। तो अच्छा उन्होंने ये चेक भी हो सकता है करना चाहा हो कि इनका फौरी रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैंने कहा सबसे पहला काम तो ये कहते कि मेरे साथ पिछली सीट है खाली। हुँ। तो उनमें से 2 को तो पीछे भेज दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने नाम वाम भी बताए सुल्तान और अब्दुर्रहमान। कहते तीसरे का नाम अभी नहीं रखा। मैंने कहा वो मैं इंशाल्लाह वो सफ़र के उस्मान होगा। वो मैंने मैं खुद ही कहा मैंने कहा सफ़र के इख्तिताम से पहले इंशाल्लाह उसका नाम भी रख देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा। तो वो जनाब बड़े दिलचस्प ऐसे दिलचस्प लोग मिलते हैं और एग्ज़ैक्टली। इंसानों के अंदर वैसे ये चीज़ भी है कि हम जो ढूंढते हैं हमें वो मिलता है। मुझे तो एक तजर्बा है मोहसिन साहब ऐसे ही सिमिलर ना। जी। कोई 1.5 साल पहले की बात है। ड्राइव पे ही हुँ। मैं जा रही थी तो उन्होंने कहा अच्छा आप यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वी जी। हैव अ ट्विन सेटअप्स ना, डायबिटिक इंस्टीट्यूट भी जी, है जी, और बिल्कुल। विलिंग बेस भी। तो जी। मैंने उन्हें कहा कि मैं विलिंग बेस में हूँ हुँ। जहाँ पे नशे के मरीज़ और तो और ज़हनी मसाइल का भी होता है। तो मैंने उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो गई क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कि मैं कोई ओके, डिटेल बताऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आपका यकीन है नफ्सियात के पे कि ये भी कोई बीमारियाँ होती हैं? हुँ। तो मैंने कहा देखिए मेरा यकीन क्या, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा मेरी एजुकेशन है इसमें बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कोई घर तक मोहसिन साहब मुझे कोई इस तरह के लंबे लंबे लेक्चर दिए कि ये सब ऐसी किताबी बातें हैं, कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं, हाँ, कोई नफ्सियात नहीं, कोई मसला नहीं। मतलब उनकी बात का वर्जन ये था कि ये काम छोड़े तो असल में तो ऊबर में ही जिंदगी है। तो जब मैं उतरी तो मैंने उनसे बिल्कुल उनको देखा भी नहीं अच्छा। और बस आई जस्ट पेड और मैंने कहा कि बड़ा ही मूड ऑफ हुआ मेरा। तो कभी कभी बड़े दिलचस्प से वाक़यात भी होते हाँ, हैं। हाँ। लोगों को ख़ास तौर पे एक जो बहुत ज़्यादा नाज़रीन जो चीज़ पाई जाती है ना हमारे यहाँ कि मशवरा हमें ज़रूर मिलता है, लाज़मी मिलता है, जी पर इर्रेलेवेंट पर्सन से। जी यानी हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रिवाज है कि जिसकी रेलेवेंसी नहीं है ना उसको यानी उस एरिया को जिस पर उसका मशवरा बनता है, उसको छोड़ के वो दुनिया जहान के हर मौजू पर आपको मशवरा देगा। हम्म
और मशवरा एक अमानत होता है, मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी कोई ज़िम्मेदारी वाला काम लगता है मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको तो फिर ज़िम्मेदारी के साथ ही होना और चाहिए। राइट पर्सन से भी जो मशवरा लेना और हुँ, उस पे फिर अमल करना मोहसिन साहब, ये मेरा ख्याल है। इसमें मैं मशवरे पे थोड़ा-सा एक फ़नी सा मुझे कोई इंसिडेंट एक बात एक यूजुअली हमारे लाहौर में ज़्यादा कहा जाता है जी। कि जब रास्ता बताना होता है तो चाहे पता हो या ना हाँ, हो, हाँ। वो बताएगा ज़रूर। ये बिल्कुल। नहीं एडमिट करेगा कि भई मुझे नहीं पता, आप किसी को जो पता है उससे पूछ लें। जी, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फिर काफ़ी काम ख़राब करती हैं। सही। जो है गलत रास्ता बल्कि बताना भी मशहूर जो भी है है ना, लाहौरी तो हाँ, मशहूर हैं हुँ। कि वो आपको हमेशा गलत वो रास्ता ये नहीं बताएँगे। मानेंगे कि हमें नहीं आता, वो बताएँगे ज़रूर आपको जैसे मर्ज़ी वो जिसमें से मैंने को इस तरह की ना एक वीडियो पिछले दिनों थी कि वो हर हर एक जो है ना जो भी आता है तो वो उसको वो रास्ता यानी बता रहा था, कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। तो जी। मेरे ज़हन में ना एक फ़ौरन ख़्याल आया, मैंने कहा इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दूसरे जान छुड़ाने के लिए फ़ौरन ही उनको नज़रों से ओझल करने की गरज से भी बता देते होंगे हाँ, कि बिल्कुल सीधा चले जाएँ, हाँ, कि एग्ज़ैक्टली। ये कम से भी कम नज़रों से तो हटें आप। और जो कॉमन रास्ता है वो नैरो नैर वाला है। हाँ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੋ ਨੈਰ ਹੋ ਜਾਓ हाँ, ज़रा। आगे जाके किसी को पूछ लेना। या तो खब्बे होके नैरो नैर, हाँ जी। अगो वै किसी को नहीं पूछ लो। वैसे फैक्ट है कि वैसे वाक़ई लाहौर में काफ़ी जगह नहरो नहर ही आती हैं। हाँ, अगर मतलब फ़ॉलो भी आप किया कहीं न जाए कहीं से हाँ, नहर पे तो निकलेंगे। निकलेंगे तो फिर कहीं न कहीं पहुँच ही हाँ, जाएँगे नहर नहीं तो मंज़िल पर। नाला सही। लेकिन ये ज़िंदगी की जो रंगारंगी है, खूबसूरती, दिलकशी है, इसके बहुत सारे वाक़यात आपके साथ भी होते होंगे। आप भी हमसे अपनी कोई बताइएगा कि आपके साथ कभी हैंड हुआ? ये हैंड होना क्या होता है? अचानक से जहाँ से हमें तवक्को नहीं होती, वहाँ से कोई वाक़या हमारे साथ हो। हैंड हो हुँ, गया, दैट्स हैंड वेरी हो कॉमन हुँ, कि बस मैं क्या बताऊँ मेरे साथ हैंड हो गया। तो दैट्स वेरी कॉमन सेंटेंस ना जी, हमारे। तो जब हम उनसे डिटेल पूछते हैं तो फिर पता चलता है कि कोई धोखा हो गया, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ, ख़वातीन हज़रात, इंसानों की ज़िंदगी में, इंसानों के मुआशरे में रहते हुए हमें जितने लोग मिलते हैं वो इंसान नुमा हो सकते हैं। हो सकता है सारे लोग इंसान ना हों बल्कि इंसानों के लिबादे में हों। ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ ख़ास तौर पे जिनका एनिमल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। आप देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका दिल चाहता है कि खामखा किसी से सींग फंसा लिया जाए, किसी को टक्कर मार दी जाए। इनके अंदर दरअसल बैल छुपा होता है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि किसी का दिल चाहता है कि वो खामख़ाई किसी से कोई अड़ पड़े, किसी से ज़िदबाज़ी लगा ले। गधे की भी तो ये आदत होती है। कई दफ़ा कोई बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर किसी के बारे में जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। आपने कुत्तों को भौंकते तो देखा ही है सड़कों पर। हुँ। कई दफ़ा किसी का दिल चाहता है कि वो किसी को गैर ज़रूरी तौर पे ही नुकसान पहुंचा दे। उनके अंदर इतना कुछ जहरीलापन सा होता है। सांप की आदत भी डसने की होती है। इसी तरह कई दफ़ा हम देखते हैं कि लोगों के अंदर मैं और टैं बहुत होती है। तोता भी तो टैं टैं करता है। हुँ। तो अपनी ज़िंदगी में हम जिन लोगों से मिलते हैं, कई दफ़ा एनिमल ब्रेन से ऑपरेट करने वाले ये लोग आपको घुर्राते हुए भी नज़र आएँगे, आपके साथ उलझना भी चाहेंगे, आपसे टकराना भी चाहेंगे। इवन कई लोगों के अंदर तो दरिंदा सिफ़त भी होते हैं वो, जैसे चीर-फाड़ कर देने से भी गुरेज़ नहीं करते। अच्छा, ऐसे लोग जिनके अंदर ये एनिमल ब्रेन बहुत एक्टिव हुआ होता है और इनकी हरकत व सकनात ऐसी होती हैं कि ये किसी वक्त भी किसी दूसरे पर अपने पंजों से, दांतों से, डंक से किसी भी तरीके से अटैक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से उलझ पड़ना हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम इनके मुकाबले पर उतर आएंगे तो क्या होगा कि हम दरअसल उनके मयार पर आ जाएंगे और हम भी उनके रद्द-ए-अमल में वही बातें करने लगेंगे जैसा कि उनका अंदाज़ था। हुँ। हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय पस्ती की तरफ गामज़न हो गए। चुनांचे हमने अपने ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट रखने की मशक करना होती है। अगर हम रोज़ाना इस चीज़ का जायज़ा लेते रहें कि हम अपने ह्यूमन ब्रेन या एनिमल ब्रेन दोनों में से ज़्यादा किसको एक्टिव रखते हैं और दानिस्ता और शऊरी कोशिश किस ब्रेन के एक्टिव रखने की करते हैं, तो इससे यकीनन हमारी ज़िंदगी के मयारात बहुत बेहतर हो सकते हैं और हम एक इंसान कहलाने के बेहतरीन मयार को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क तो शऊर का ही है। जी। और अपने शऊर पर काम करते रहने की कोशिशें हमें बढ़ाते रहना ज़िंदगी में तरक्की देता है। इस शो पर आपके साथ जो बातें होती हैं इनमें आप और हम मिलकर
तफक्कुर व तदब्बुर भी करते हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं, ख़यालात और मसाइल को भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएँ, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और वापस आएँगे तो मज़ीद आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़। मोहसिन नवाज़ हूँ मैं हूँ जहाँ आरा। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नाज़िश ख़ान, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी और अभी जो आने वाले कमेंट्स हैं, जहाँ आ चूँकि आपने वादा किया है कि जी, पहले कमेंट्स, तो जी। कमेंट्स पढ़ने के फ़ौरन बाद हम डॉक्टर नाज़िश से अपनी बातचीत को बिल्कुल, आगे वादा बढ़ाएँगे। तो मैंने कमेंट्स पढ़ने का भी किया और एक और भी आज मैंने वादा किया कि जो बेस्ट कमेंट होगा ना, उसको हम कॉल बैक करेंगे। जी। सिचुएशन अगर मेरे काबू से बाहर हुई तो मोहसिन साहब संभालेंगे। जी। अच्छा, सबसे पहले जो हैं वो यासिर इरफात साहब हैं। यासिर इरफात साहब कह रहे हैं जी एक्सीलेंट शो। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात साहब, खुश अच्छा, रहिए। ये हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं बहुत एक्चुअली। बल्कि मेरा ये ख़्याल है कि शायद पहला कमेंट आने वाले लोगों में, अगर मैं ही इज़ गलती वन पर ऑफ नहीं तो देम। पिछली हाँ। दफ़ा भी और उससे पिछली दफ़ा भी यासिर अरफात ही थे। जी, जी, बिल्कुल। फैज़ान शाह साहब हैं, कह रहे हैं बहुत बेहतरीन शो है। बहुत शुक्रिया, फैज़ान साहब भी हर शो में शिरकत करते हैं जी, और शेयर भी करते हैं। जी। फैसल लतीफ़ साहब कह रहे हैं बेहतरीन शो। बहुत शुक्रिया फैसल लतीफ़ साहब आपके लतीफ़ मैसेज का। राना मोहम्मद फ़तेहयाब ख़ान हैं, कह रहे राना मोहम्मद फ़तेहयाब ख़ान साहब बहुत ख़ास शख्सियत हैं है ना? और ये ये जहाँ भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। जी, 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 अच्छा, ये अपने ऑफ़िस में देख रहे होते हैं जी। और मुझसे सब मज़े की बात बताऊँ आपको कि लास्ट टाइम कह रही थी सिग्नल्स वाज़ नॉट गुड ना। अच्छा, तो अच्छा। आज इन्होंने अपना मुझे पता चला कि इन्होंने अपना वो वाईफ़ाई और वो सारा जो कनेक्शन है वो कोई नया एस्टेब्लिश कराया वाह जी ऑफ़िस वाह! में, स्पेशली इस चैम्बर शो में के लिए। अपने स्पेशल शो देखने के लिए। क्या बात है राना मोहम्मद फ़तेहयाब ख़ान साहब, ये तो बड़ी एज़ाज़ की बात है। कह रही हैं जी माशाल्लाह, नज़रें बद से बचाए, बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, वेल नोइंग पर्सनैलिटीज़। बड़ी नवाज़िश, बहुत-बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अच्छा जी, फिर कह रही हैं जी मतीउल्लाह साहब हैं, एम मतीउल्लाह साहब। जी, कह रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोतीअल्लाह साहब। सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रही हैं सफ़र में जो आपने मुकाबला संगीत किया, 5-0 के साथ ये मुकाबला जीत लिया। बहुत शुक्रिया, सुल्तान साहब ने बिल्कुल उसको नोटिस किया कि वो जो 5-0 से मुकाबला जीता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये अब दुआ करें कि वो ड्राइवर सुन ना रहा हो ये शेर ना, बट इसको। नहीं, सुन भी लेगा तो आखिर तक शागिर्द बन चुका था वरना तो उसने फिर ज़ाहरा। दोबारा कॉल करके ना भाई एक मुकाबला और। जी, अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं ज़बरदस्त शो। वाह! जे जे से जे से लिखा है उन्होंने। वाह! ये आपको पता है कि जो डिक्टेशन है ना, जी। गूगल के फ़ोन्स के अंदर डिक्टेशन पे अगर आप जाते हैं तो वो ज़े की बजाय वो जे लिखता है। हाँ, ऑटो करेक्शन में भी एट टाइम वो दे देते हैं इस जी, टाइप के बहुत वर्ड्स। शुक्रिया इफ्तिखार जी, साहब। जी। तो डॉक्टर नाज़िश ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर नाज़िश, ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी जो है बच्चों का सर्जन होना, ये कोई ज़रा जैसे फ़ौरी तौर पे ये तासुर बनता है कि एक ख़ातून, एक फ़ीमेल होते हुए किसी बच्चे की सर्जरी कर देना बड़ा बड़ा हौसले का काम है। यानी नन्हे-मुन्ने फूलों जैसे बच्चों को कोई कट लगाना काफ़ी काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसमें ये आपको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई और कैसे सोचा और कितना अरसा हो गया इसमें? अच्छा, इसमें पहले तो बात ये है कि छोटे बच्चों के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, तो उनको ठीक करके जब वो बच्चे बिल्कुल सेहतमंद और हमें चलते फिरते नज़र आते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हमें मोटिवेट करती है कि हम कुछ ना कुछ इनके लिए करें। हुँ, हुँ। तो जब मैं मेडिकल फ़ील्ड में आई, मैंने अपना जो है वो जर्नी शुरू की इस फ़ील्ड के अंदर। तो सर्जरी से तो मुझे शुरू से ही था कि मैंने सोच लिया था कि मैंने इसी फ़ील्ड को ही जॉइन करना है, फ़र्दर या स्पेशलाइजेशन हुँ, हुँ। इसी में करनी है। तो बच्चे मुझे पर्सनली वैसे ख़ुद बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना, मैं बहुत खुश होती हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। तो मेरी हाउस जॉब भी बच्चों के ही शोबे में थी, और फिर जब मैंने सर्जरी का फ़ैसला किया तो फिर मुझे ये फ़ील्ड ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि इसमें अभी बहुत पोटेंशियल है और काम करने का, और बहुत काम होने वाला है इसके ऊपर। ठीक। और साथ साथ अवेयरनेस भी लोगों में बहुत कम है इस फील्ड के बारे में, हुँ, हुँ। और अमूमन ऐसे होता है कि फिर वो इतनी देर कर देते हैं कि बाज़ औक़ात हम भी उनकी उस तरीके से मदद नहीं कर पाते कि वो जो है अच्छा, बच्चे जो हैं वो देर से क्या सेहतयाब हो मुराद? सके। देर से? देर से कि सिम्टम्स उनके कुछ ऐसे होते ठीक। हैं जिनको वो ओवरलुक कर जाते हैं हुँ, और स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते ठीक, जो उसके माहिर हैं।
ठीक। हमारे यहाँ तो क्वेकरी भी बहुत ज़्यादा और होती ओवरलुक है, करने का मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहिबा एक मेन रीज़न ये भी होगा कि नॉलेज ही नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस नहीं है। और कुछ हमारी डिजीज़ तो जिनको हम कंजेनिटल डिजीज़ या जी। पैदाइशी अमराज कहते हैं, कुछ तो माँ के पेट से ही होते हैं, ठीक। एग्जिस्ट करते हैं। जी। तो हमारी आवाम में अभी थोड़ा सा इस चीज़ का भी नॉलेज का फुकदान ये है कि वो हमल के दौरान जो अल्ट्रासाउंड होता है, जी। वो उसमें भी बहुत सारी ऐसे पैदाइशी नुक्स पता चल जाते हैं, बिल्कुल। जिससे फ़ायदा ये होता है कि फिर अगर वो किसी स्पेशलाइज्ड इदारे में अगर बच्चे की डिलीवरी हो और वहाँ पे नर्सरी की भी सहूलियात हों और साथ पीडियाट्रिक सर्जन भी हो, तो बर वक्त इलाज हो जाता है। वरना ये होता है कि हमारे आउटस्कर्ट्स में जो देही इलाका जाते हैं, जी। वहाँ पे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। उन जब बच्चा पैदा होता है तब उन्हें कुछ हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बहुत संगीन मसला हो तो पता चलता है और वो लेकर आते हैं। उससे पहले या तो वो हकीम के पास जाते हैं या क्वेकरी के पास, या अपने कोई अगर टोटके वगैरह हैं तो वो कॉमन इस्तेमाल सेंस से जो करते हमारा हैं। जी बिल्कुल। तो उस वजह से ये होता है कि जब फाइनली वो हमारे पास आते हैं, जी। तो समटाइम्स बहुत वो आप समझ लें कि टाइम गुजर चुका होता है। उसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में कि चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कि अगर उस चेक पॉइंट पे अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ जाए तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना और वो केटर कर जैसे सकते अभी आप कह रही थी कि अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए टाइमली, जी। जो कि रिकमेंडेड भी होता है डॉक्टर्स जी। की तरफ से कि आप कराएं एवरी 3rd मंथ में या एवरी 2nd मंथ में या जी, 6 जी। वीक पे यूजली। इसके लिए इस सिलसिले में मैं कहूँगी कि एक हमारा स्कैन होता है जो कि 18 से 22 वीक्स पे होता है, जी। एनॉमली स्कैन कहते हैं उसे। तो वो करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे बच्चे के जो अज़ा हैं, जो भी बन रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी, वो सारा कुछ उस पर डेवलपमेंट उसकी, जी इवन वो ब्रेन की पता चल डेवलपमेंट भी, जाए, जी, इवन ब्रेन ब्रेन की डेवलपमेंट भी पता डेवलपमेंट, चल हाँ, और अब जाती तो है। बाकायदा रिकमेंड किया जाता जी है कि बिल्कुल। आपने कराना है। अच्छा, मैं यही जैसे भी बात करी थी कि जैसे अल्ट्रासाउंड है जो कि डॉक्टर्स के अक्सर रिकमेंडेड भी होता है और उनको कहा भी जा रहा होता है, तो आपको पता है कि दही इलाका जात, बल्कि मैंने शहरों में भी बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी सुना कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, बल्कि कराना ही नहीं है, क्योंकि रेजीज होती हैं, क्योंकि अल्ट्रा रेसिस होती हैं, इट कैन बी हार्मफुल फॉर द बेबी, हार्मफुल फॉर द मदर। तो लोग इस वजह से ही अल्ट्रासाउंड नहीं कराते कि इससे बच्चे की सेहत को नुकसान होगा या माँ को होगा, जबकि पर्पस उसका ये है कि वी जस्ट नीड टू बी आइडेंटिफाई कि अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ तो वो बिफोर टाइम उसका पता चल जाए, बिल्कुल। ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो है टाइम ऑफ बर्थ जो फेस करनी पड़ सकती हैं वो जी ना करनी जी पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नाजिश, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को पैदाइश के बाद आमतौर पे देखने में आते हैं, और क्या सर्जरी के बाद फिर उन्हें पूरी तरह से फिक्स किया जा सकता है? अच्छा, जो पैदाइशी नुक्स हैं जिनमें सबसे पहले जो हम ज़्यादातर देखते हैं, एक तो आते हैं जिनका बच्चों का पैदाइशी तौर पे पखाने वाला रास्ता अपनी जगह पे नहीं होता, या बना ही नहीं होता कुदरती तौर पे, या फिर वो इस तरीके से होता है कि वो पेशाब वाली नाली के साथ ही मर्ज होता है, एक ही नाली होती है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर इसके साथ साथ बाज़ औक़ात कुछ बच्चों को आंतों का मसला होता है, आंतों में पैदाइशी रुकावट होती है, मतलब पैदाइशी तौर पे माँ के पेट में ही आंतों की जितनी भी एक लेंथ है वो प्रॉपर कंप्लीट बनी नहीं होती, कहीं ना कहीं पे रुकावट होती है। उसको हम इलियल एट्रीजिया या जिजनल एट्रीजिया कहते हैं। जिजनल और इलियम दोनों हमारी छोटी आंत को कहा जाता है, तो इनमें रुकावट होती है। और इसके साथ साथ अच्छा, अब ये जो कुछ अमराज हैं, ये भी मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। कुछ अमराज अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाते हैं और कुछ की ऐसी इंडिकेशंस होती हैं कि हम प्रपोज़ करते हैं कि ये पैदाइश के बाद हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसलिए फिर ये एक तरह से वालिदैन को अलर्ट करने वाली होता है कि आप इसी ऐसी जगह पैदाइश करवाएं जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो, कि अगर हम बच्चे को पैदाइश के बाद चेक करें और इस तरह का मसला हो तो फ़ौरी तौर पे उसका हम इलाज कर सकें। और इसके साथ साथ और एक है कि बच्चों की जो खुराक की नाली है उसमें रुकावट होती है, जो मुंह से एक नाली जाती है मैदे की तरफ, उसमें रुकावट होती है। बाज़ औक़ात वो कंप्लीट बनी नहीं होती, और उसका बाज़ औक़ात रास्ता फेफड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है पैदाइशी तौर पे, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में बहुत मसला होता है। और ये क्योंकि डेवलपमेंट जब होती है तो उसी में ही ये इस तरीके से होता है, तो बच्चों के फेफड़े भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो अक्सर इस तरह के बच्चों को पैदाइश के बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है शुरू में इनिशियली, और फिर उसका फिर हम फर्दर करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता होगा, यानी ऐसी सर्जरी में कि क्योंकि आपने तो अपनी बेस्ट इनपुट देनी है, जी बेस्ट करना है, जी लेकिन इसमें क्या इम्कानात फिर कितने रोशन देखने के बाद ये सर्जरी का फैसला होता है? प्रोग्नोसिस
प्रोग्नोसिस के ना डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, और सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे डिपेंड करता है, ग्रेड्स होते हैं। जैसे अब मैंने पखाने वाले रास्ते की बात की जो अपनी जगह पे नहीं, उसके भी ग्रेड्स हैं। तो और उसमें फैक्टर्स होते हैं, उसमें हम रीढ़ की हड्डी का भी देखते हैं, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के एक प्रोग्नोसिस बनाया जाता है। तो उसके बाद जिसका तो ग्रेव प्रोग्नोसिस होता है, या थोड़ा सा आप समझ लें कि ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए थोड़ा सा वालिदैन को भी समझने की ज़रूरत है कि उनको बच्चे को चलाने के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, केयर की, लेकिन इवेंचुअली वो सॉल्व हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें। अच्छा। तो मैंने देखा है कि वो बच्चे बिल्कुल सही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन बेहतर हो जाता है उनका जो ज़िंदगी है, बनिस्बत के कि अगर वो लेट हो जाएं या उसको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो ना करें। तो अभी यानी जैसे सर्जरी के अंदर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स यकीनन हैं, और अब तो ये भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें काफ़ी हेल्पफुल टूल के तौर पे ऐड हो रही है, जैसे न्यूज़ में भी आ रहा है। तो या कोई एक सर्जन जापान में बैठ के अमेरिका में किसी की सर्जरी कर रहा है, और ये जो सारा है ये ऑन स्क्रीन काम होता है, यानी काफ़ी एडवांसमेंट इसके अंदर भी जी देखने में जी आ रही है। जी बिल्कुल। तो आप ये समझती हैं कि लोगों के अंदर ये शऊर भी पैदा हो रहा है, क्योंकि बाज़-औक़ात लोग किसी ऐसे प्रोसीजर को फ़ॉलो करने से पहले ज़रा घबराते भी हैं। यानी साइंटिफ़िक जो रिकमेंडेशंस हैं ना, जो हमने देखा है यहाँ हमारे पास, जब लोग आते हैं तो उसमें उनको साइंटिफ़िक अप्रोच पर लाने के लिए या उसकी रोशनी देने के लिए कई दफ़ा लोगों के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है लॉजिकली चीज़ों को, कि साइंस जो कह रही है फिर उसको अगर फॉलो किया जाए। तो क्या आपके फील्ड में भी ऐसा होता है कि लोग कई दफ़ा साइंसी जो हकाइक हैं उनसे हटके किसी मुआज़े या किसी करिश्मे या किसी ऐसे दम अचानक से, दरुद भी इवन हाँ, दम दम दरूद भी या दरुद। और भी ऐसी चीज़ों से कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि एक तो ये थोड़ी सी नई फील्ड है, और स्पेशली पैदाइशी जो नुक्स होते हैं बच्चों के अंदर, उनको पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना भी एक तो पहली बात है, मुश्किल होता है। और दूसरा, इर्द गिर्द ये इस तरीके से होते हैं कि इन्होंने कभी सुना भी नहीं होता, तो वो तभी हमारे पास आते हैं जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है। फिर उनको और फिर ये एक बड़ी सर्जरी में, मेजर सर्जरी में शुमार होता है इसका। तो फिर उस उनको रिस्क्स जब बताते हैं, क्योंकि हर सर्जरी में अपने कुछ रिस्क्स होते हैं, और तो फिर उनको कायल करने में ज़रूर मुश्किल हुँ, महसूस होती है, मुझे भी साथ साथ जो मेरे कोलीग्स हैं जो फ़ेलो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं उनको भी। लेकिन उसकी जो एक बेसिक वजह है वो ये मुझे नज़र आती है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना होना या आगाही ना होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सेप्टेंस के अंदर। कि मुझे लगता है अगर पहले से थोड़ा सा पता हो या नॉलेज हो, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस भी आ जाती है और ट्रस्ट भी हो जाता है अपने हुँ, ट्रीटमेंट डॉक्टर पे। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये डॉक्टर नाज़िश की जिस तरह से बातें अभी आप सुन रहे हैं, और तो हर फील्ड के अंदर यानी ये नहीं है कि सिर्फ कोई बच्चों के, बड़ों के मसाइल और फिर सेहत के तमाम हवालों से जब हम मयारात देखते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि इंसान को बाज़ औक़ात किसी ऐसे मुआज़े की तलाश भी होती है जिसमें करना कुछ ना पड़े और बग़ैर किए कोई नतीजा न मिल जाए। हाँ एग्जैक्टली। या बाज़ औक़ात लोग वहम से ऑपरेट करते हुए, जैसे हम हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें हेल्थ ओसीडी उनको होती है। जी यानी जी। मसला होता कोई नहीं, पर मसले के ख़यालात आ रहे होते हैं। यानी हम्म। इंसान एक ऐसी दिलचस्प मखलूक है कि जो दोनों तरफ इंतहाओं को छू रहा होता है। जी और इसमें जितना इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं उतना ज़्यादा आपका मयार ज़िंदगी बेहतर होता है। जहाँ आप जी कितने ऐसे लोग मैं और आप जी डील कर रहे होते जी हैं बिल्कुल। जिसमें कि उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम्म। लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया किया जी होता है, साल हर बिल्कुल साल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है मुझसे सब खास तौर पे जैसे प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ेस जो हैं हम्म, बेसिकली हम्म, उनका जो मेन वो आती ही तब है सामने, या डिस्कस ही तब होती हैं, या हमारे तक भी हम्म, जैसे तब पता चलता है जब मसाइल बढ़ चुके होते हैं, हम्म, बिल्कुल पानी ऐसा सर ही से है। गुजर चुका होता जी। है। जी, जबकि वो सिम्टम्स उनकी बहुत पहले से आ रही होती हैं, और नोटिस भी किए जा रहे होते हैं फैमिली में। मगर वही बात है ना, जैसे अभी मोहसिन साहब ने बात की कि दो एक्सट्रीम है, यानी या तो हम एब्सोल्यूट डिनाइल पे होते हैं लोग, जी। उन्हें लगता है कि मसला है ही कोई नहीं,
और अगर जब थोड़ा मसला नज़र आना शुरू होता है तो फिर दूसरा ये होता है कि शायद अब मैं कॉमन सेंस से वी कैन जस्ट मैनेज, तो जी उसके अंदर फिर जो क्वैकरी आ जाती है, उसके अंदर नॉन साइंटिफिक वेज आ जाते हैं, फिर उसके अंदर ऐसे तरीके आते हैं जिससे बीमारियां मसाइल बढ़ जाते हैं। और आपने भी बच्चों के केसेस में देखा होगा कि हालात तब आप तक आते होंगे जब वो किसी हकीम की दवाई से किसी दाम झाड़ फूंक के साथ जी, के बिल्कुल। बाद से मसला जब बढ़ जाता है। मैंने एक केस देखा था बच्चे का, किसी काम से किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो वहाँ पे एक बच्चा था मोहसिन साहब बाकायदा जो जी जला। ठीक अब जलने के बाद, अब ये जलने का जो पेशेंट होता है वो ऐसा होता है जिसके वूंड बकायदा वो सब नज़र आ रहा होता है जी, कि उसमें बिल्कुल। कोई आप कॉमन सेंस से ऑपरेट तो नहीं कर सकते, मगर उन्होंने फिर भी उसको दाम पे और उसको वो कोई राख उस पे लगाते रहे और कुछ, जिसकी बाद वो बच्चा जब हॉस्पिटल आया था तो बकायदा वो इन्फेक्शन फैल चुका हुआ था सारा देखिए, इसमें मेरा उसमें। जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि आप दुनियावी अकली शऊरी सतह पे जो तकाजा बनता है वो करें। जी दुआ तो अल्लाह ताला की बारगाह से अल्लाह से कनेक्शन का एक बेहतरीन ज़रिया है ही। जी जी आप अपनी ज़ाहिरी सारी कोशिशें वसाइल इस्तेमाल करेंगे जी और फिर नतीजा के लिए जब आप अपनी सारी कोशिशें कर चुकेंगे तो अल्लाह ताला से फिर दुआ करना भी ज़रूरी है। जी। वो अल्लाह ने भी तो इंसान को जो है वो ऑब्वियसली देखिए जी फैसिलिटीज भी तो ये हाँ मोहसिन साहब ये नेचर की सबसे बड़ी ये इट्स अ ब्लेसिंग ना, ह्यूज ब्लेसिंग। जी कि लाइक शऊर दिया और शऊर दिया, इंसानों को के हाथों में अल्लाह ने फिर ऐसे फ़ायदा तरीके उठाना सिखाया। फिर देखिए जितनी रिसर्चेस हैं, जितनी अपडेट आ रही है, तो ये भी तो कुदरत का ही देखें एक बहुत बड़ा तोहफा है ना बेशक इंसानों के लिए। जी तो इससे फ़ायदा भी उठाना है, मतलब अल्लाह ताला ने जब अशरफुल मखलूक़ात बना दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया बनाई है, हर इसमें नेमत दे दी है, अब इसको इस्तेमाल करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना आपका काम है। जी जी तो जी अगर हम अब उससे लुत्फ़ नहीं उठाते या फ़ायदा नहीं उठाते, मगर हम ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो नॉन साइंटिफिक वे से हमें हमारी तकलीफ़ों को बढ़ा दे, तो हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। साइंटिफिकली इट इज़ नॉट प्रूवन इवन, मतलब आपको वी जस्ट हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट द फैक्ट कि कोई भी मसला है, खा वो ज़हनी है, जिस्मानी है, कुछ भी, वी जस्ट हैव टू एड्रेस, बोलना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। और बिल्कुल अगर हमें कोई सोल्यूशन बताता है तो फिर हमें उसको मानना भी पड़ेगा, उस पर बिल्कुल अमल भी करना पड़ेगा। अब बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें कोई जो मसला लेके आए होते हैं जी। वो ये चाह रहे होते हैं कि वो मसला भी बताएं और उसको हल करने का तरीका भी बताएं। हाँ, अच्छा, अब बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है दिस कि इज़ वेरी कॉमन, वैसे वेरी कॉमन। और उसमें ये होता है कि वो चूंकि जब हमें मसला बता रहे होते हैं तो उसमें जब वो सर्विसेज को अवेल करते हैं तो नेचुरली उसकी एक कॉस्ट भी होती है। जी तो जब वो उस कॉस्ट को भी पे कर रहे हैं तो उनके ध्यान में एक और ख्याल आता है कि अब हम चूंकि पे भी कर रहे हैं हाँ हाँ तो फिर तो हमारा ही मशवरा माना जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि अपनी बात किसी एक्सपर्ट से अपना कोई तरीका मनवाएं और पैसे भी खर्च करें, जी। उसकी उससे बेहतर ये है कि आप वो पैसे बचा लें हम्म। और ख़ुद अगर आपको इतनी यानी इतना एतमाद है या आप उस काम के बारे से अगर इतनी महारत रखते हैं तो पहले तो उस मसले को हल करने के लिए ख़ुद ही कोशिश कर लें। बिल्कुल। तो इस पे फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं। तो जब कर ली तो फिर जब आप किसी को हायर करते हैं जी। किसी एक्सपर्ट को। को तो फिर आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम मसले को हल करने के लिए जो उसका एक्सपर्ट है उसको कहेंगे कि मसले को यूं हल करें, तो इससे क्या होगा कि आप बेहतरीन फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। जी हमारे यहाँ तो विलिंग वेज में तो हम खैर ये बात बरमला कह देते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा सुनने में ये आता है कि जी कई जगहों पे लोग ये भी सोचते हैं कि भी अगर हमने इनकी बात ना मानी, जो मशवरा लेने के लिए आया है और मशवरा दे रहा है कि इसको इस तरह हल करें, तो कई दफ़ा लोगों को ये आसान भी लगता है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर इसको यही पसंद है कि जी मशवरा भी इसी का माना जाए जो जो मसला लेके आया है, जी। तो इसमें तो खेचल कम है। बल्कि इसमें ये तो तो बहुत, मैं तो खुद फैमिलीज़ को, मोहसिन साहब, यही बात जो अभी कि हम तो कहते हैं फैमिलीज़ को कि अगर आपको लगता है कि आप ही की बात मानी जाए, आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा जाए, तो वो तो बहुत आसान है। वो तो मेहनत तलब नहीं है, मेहनत क्योंकि तलब नहीं है। उसके अंदर तो फिर आपको कुछ करना नहीं, उन्होंने बताना है और हमने कर देना है। एग्जैक्टली। लेकिन और खुश भी हो जाना है एग्जैक्टली लेकिन उसमें होगा क्या? होगा ये कि नतीजा वही निकलेगा जो जो पहले पहले निकला से हुआ था। है। जी। अच्छा, इसमें प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि अगर कोई सही प्रोफेशनल है और अपने काम के हवाले से एथिकल प्रैक्टिस के अंदर है, जी जी तो उसे ये गवारा नहीं होगा
कि वो नताइज भी प्रोड्यूस ना करे और उसका कोई मुआवजा या उजरत भी वसूल करे। जी। लिहाजा ये जो चीज़ है कि आप किसी भी जगह किसी से भी, इवन मैंने ये भी देखा है कि लोग बाज़ औक़ात किसी वकील को करते हैं और वकील को भी गाइड कर रहे होते हैं कि जनाब ये केस आपने यूँ लड़ना है। तो ये जो चीज़ है इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर अपना कोई तरीका आज़मा लिया है तो अब के जो माहिर है फिर उसका उसका काम है। सो जिसका काम है अब उसे करने दिया जाए। लेकिन इंसानों के अंदर चूँकि जैसे बहुत सारे औहाम पाए जाते हैं, बहुत सारे ख़यालात पाए जाते हैं, उनमें से एक ख़ास बहुत ही पॉपुलर ख़याल ये है कि मुझे सब पता है। जी, और ये जो बिल्कुल। मुझे सब पता है, इसी से इंसान लापता हो जाता है। हुँ। क्योंकि इसी ख़याल के अंदर कहीं ये भी वो तो कोई डिल्यूजनल कंटेंट ही है ना, आई नो एवरीथिंग हाँ। बेसिकली, और इसके पीछे बड़े मसाइल भी छुपे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी एक मास्किंग ही है वैसे, कि क्योंकि आपने सीखना नहीं है, तो इसलिए आप इस मास्क के पीछे छुप जाते हैं कि हमें सब पता है। सब पता जी। है। हाँ, और सुनना चाह भी नहीं हम रहे होते हैं, लेकिन मसाइल नहीं मोहसिन सब कम होते। मतलब इस सोच से बहुत अच्छा हो कि अगर आपकी सिर्फ इसी सोच से मसाइल कम हो जाएँ, मगर मसाइल बढ़ते हैं। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ ना बहुत सारी फिर इंसानी रवैयों पर रिसर्चेज भी हो रही होती हैं। जैसे हुँ, एक बड़ी दिलचस्प जो रिसर्च सामने आई वो ये है कि जिन लोगों ने अपने किसी भी काम के हवाले से प्लान बी भी तैयार किया होता है, जी। प्लान बी भी तैयार कर रखा है, आम तौर पे उनका प्लान ए नाकाम हो जाता है, हुँ। इसलिए कि उन्होंने अपना माइंडसेट ही प्लान बी के लिए सेट जी, किया हुआ है। जी, बिल्कुल भी। चुनाचे आपका जो फोकस है, हुँ, आपकी जो मेहनत है, आपका जो यकीन है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, उसी ने आपको एक्चुअली रिवॉर्ड करना होता है, पे बैक करना होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को, जिन मरीज़ों को ये यकीन होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाते हैं। जिनको ये उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो पहले से कुछ बेहतर हो जाते हैं। जिनको ये शक होता है कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, वो ठीक नहीं होते। तो जनाब ये ठीक वक्त है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे, आपसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो टेक अ ब्रेक। हुआ 3 2 1 और वापस आ गए हम। और ये है विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो, सजा है एक ऐसी महफिल की सूरत में जिसको हमने नाम दिया है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। और देखें, मैं जाग रही थी। तो लेट्स टॉक की जब दी दावत तो आई हमारे पास कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन के लिए अपना तारुफ भी ज़रूर करवा दीजिए। मेरा नाम आयशा इकराम है। जी, जी। आयशा इकराम हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आयशा, आप लाहौर से हैं। अ, आपकी आवाज़ कहीं बीच में ना डिस्कनेक्ट हुई। जी। आयशा, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? ले जी, जहाँ आयशा इकराम जी, साहिबा। जी। जी, आपकी वापस आवाज़ आ गई। लगता है कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है तो नहीं, वो मेरा बीच ख़्याल है में इस तरह आपकी कॉल आ रही है हाँ, शायद। बात बनेगी नहीं इस तरह, क्योंकि आवाज़ में बीच में जो कॉल का आना है वो सिग्नल्स को ब्रेक कर देता है। हम थोड़ी देर में इनसे दोबारा बात करेंगे। हुँ, और जहाँ आप जो बात कर रही थीं वो जी। आपने कुछ ख़बरों का भी ज़िक्र किया था। हाँ, खबरों का भी ज़िक्र किया मोहसिन साहब। उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, अगर जी, आप इजाज़त दें ज़रूर, तो। ज़रूर। अली शेख उस्मान साहब हैं, जी, ये भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। जी। उस्मान साहब नाइस शो कह रहे हैं जी। अली उस्मान शेख, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बिनते अफ़ज़ाल हैं, जी, कह रही हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त छा गए आप दोनों। बहुत शुक्रिया बिनते अफ़ज़ाल। अर्शा बानो हैं, जी, कह रही हैं व्हाट हैपेंड, व्हाई पीपल आर सो क्राइंग, माय हार्ट फील सिंकिंग विद दीज क्राइज। हैं, क्या हुआ? क्या हुआ अर्शा बानो साहिबा? कोई कोई मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात जो हमारे इल्म में नहीं? अ, हमारे इल्म में नहीं है। ज़रा मैं मतलब हमारी तो पूरी कोशिश है, हम तो बड़े हंसते मुस्कुराते आपके घरों में आज पहुंचे हैं 1 बजे से लेके 3 किसी बजे तक। किसी बल्कि ख़ास वाक़े का कोई आप ज़िक्र कर रही हैं तो हमें भी बाख़बर कीजिए। हाँ, प्लीज़ ज़रूर आपने अगले कमेंट में मुझे बताना है। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो रोना है बिला वजह का भी और वैसे भी वो ऑब्वियसली बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है, दुखी कर देता है आपको ना। तो अगर आप ऐसी किसी बात पे दुखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप क्यों दुखी हैं। अच्छा, रज़ा अहमद ख़ान का मैसेज है जी, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वालेकुम सलाम आपका रज़ा साहब। प्रोग्राम बहुत शौक़ से और मैं रेगुलर देखता हूँ। इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत इन्फॉर्मेशन
फ़ायदा हासिल हो रहा है। प्रोग्राम देखते हुए बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं जिनका जवाब भी ज़्यादातर मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आप इतने खुलूस के साथ हर दफ़ा शो पर शामिल होते हैं और यूं भी लगता है कि जैसे आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शो पर जब आते हैं जी। तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा पहलू उजागर करना होता है जिससे हमारा दिल बड़ा हो और हमें और ज़्यादा दिलचस्पी से काम करने का मौका मिले। जी, अच्छा, ख़बरों का जो हमने सिलसिला शुरू किया था जी। लास्ट शो से, जी। तो उसमें आज जब मैं देख रही थी तो बहुत सारी खबरें थी। जो मैं ये हमारे सोच रही, रेलिवेंट हैं। हाँ, अच्छा, हमारे बिल्कुल, काम से मतलब मुतल्लिका। सारी, मतलब हमारे काम से मुतल्लिक थी। हर खबर मुझे लग रहा था ये तो ज़हनी सेहत से मुतल्लिक है। ये आपने वो बात कही है, जैसे जो किसी के साथ होता है ना, उसे ये लगता है कि सारी दुनिया के साथ ये होता है। एग्ज़ैक्टली। तो पिछले दिनों एक साहब मुझे मिले, कहते हैं कि आजकल ना हर बंदा ही आईफ़ोन इस्तेमाल करता है। तो मैंने कहा आप, क्योंकि पता चला कि वो, उनके बच्चे, उनकी बेगम सारे आईफ़ोन इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो जो करता है, हाँ। एक्चुअली उसे ये लगता है कि सारा जहान यही अच्छा, करता वैसे है। ये है, मतलब आप कोई गाड़ी ले लें ना, हुँ। तो आपको लगता है फिर रोड पे आपको उस तरह की कई गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जी, तो आप जी, कहते हैं कि ओहो, अच्छा, मेरे साथ की गाड़ी, मेरे जैसा मोबाइल, जी, मेरे जैसा कुर्ता पहना हुआ है, जी। ऐसा भी हो जाता है। बस असल मसला तब है कि जब कुछ ना हो और नज़र आ जाए तो फिर काम ख़राब है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब है कुछ नहीं, हाँ जी, लेकिन आपको सुनाई भी दे रहा है और नज़र भी आ नज़र गया। भी आ रहा है। तो आप पोटेंशियल क्लाइंट हैं हाँ, हमारे। और अगर 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 आपको यानी जैसे मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऑफ़िस में मेरे सामने वाली सीट पर बैठकर एक हमारी जो विज़िटर थीं, उन्होंने बताया कि मसला ये है कि मियाँ साहब को हुँ, जो स्विच बोर्ड होता है, उस स्विच बोर्ड के अंदर जहाँ शू लगाते हैं, हुँ। तो वो जहाँ शू लगाते हैं तो वो जो 2 सुराख होते हैं ना, जी, जी। उन्हें हर वक़्त ये लगता है कि ये 2 आँखें हैं, ओह! जो हर वक़्त उन्हें तका करती हैं। ओहो! तो अब आप अच्छा, ये देखें। इट्स अ वेरी सीरियस जी, मैटर। जी। जैसे एक केमिकल इम्बैलेंस का एक बड़ा ये जिसे कहते हैं पेचीदा मसला, मोहसिन साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो खबर आप बता रही थी। खबर मैं ये कह रही थी कि खबर है जी, जी। अब आप आंसुओं के ज़रिए शुगर लेवल जाँच सकेंगे, अच्छा, भई बहुत दिलचस्प। है ना? यानी मगर उसके रोना कैसे? पड़ेगा। मगर कैसे? जी। सऊदी तालिबात ने हुँ, नहीं, उन्होंने बेसिकली हुँ। इन्वेंट किया है, जो ठीक। विच इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। सऊदी तालिबात ने आंसुओं के ज़रिए जिस्म में शुगर लेवल जांचने वाले कॉन्टैक्ट लेंस ईजाद किया, हुँ, हुँ। जिसे सऊदी अथॉरिटी में अभी पेटेंट कर दिया गया है। अच्छा। सऊदी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तालिबा लियानुस सबी का हुँ, अपनी ईजाद के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहना था कि उन्होंने ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस ईजाद किया है जिसे पहनने से इंसान के जितने आंसू जिस शिद्दत से आएंगे उससे अंदाज़ा होगा कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज का क्या लेवल है। क्या बात है भई, आई क्या रियली बात है। अप्रिशिएट। यानी आप देखें कि किसी चीज़ को इंसान ज़ाया नहीं होने देना चाहता, जी। सो अब आँसू या आँखों से निकलने वाला पानी भी हम्म। एक कीमती इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और जैसे-जैसे ज़िंदगी देखें साइंस तरक्की कर रही है तो ज़िंदगी आसान होती जा रही है। मतलब पहले के दौर में मोहसिन साहब, अगर आपको, आप मुझे बताएँ और डॉक्टर साहिबा, आप दोनों के लिए मेरा सवाल है कि जी, बहुत पहले जी। शुगर को कैसे किया जाता था? एक हकीम साहब थे बड़े रिनाउंड, वो कैसे मरीज़ों में से ये आइडेंटिफ़ाई करते थे कि ही इज़ अ शुगर पेशेंट? टेस्ट कैसे करते थे? अब ये सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मैं बहुत पहले तो ये भी होता था कि जिसके यूरिन सैंपल के ऊपर कीड़े-मकोड़े ज़्यादा इकट्ठे होते थे। एग्जैक्टली ये अच्छा। अलबेरूनी ने जी, सबसे पहले जी, अलबेरूनी ने ये किया था कि वो, क्योंकि देखिए अब, जी। लेकिन उस टाइम पे आप सोचें कि जो उनका थिंकिंग प्रोसेस जी, वो बिल्कुल यही था, सोचना शुरू किया था कर लिया था कि ना, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ही कोई ऐसी कोई ऐसा मिकदार हो मिकदार है सकती जो है। ज़्यादा है, तो हुँ, उस पे फिर उन्होंने वो भेजते थे खाली जगह पे, मट्टी की जगह पे, और वहाँ पे जब कीड़े मकोड़ों से अंदाज़ा होता था कि इसके अंदर शक्कर की मिकदार ज़्यादा है। बिल्कुल। हुँ, इसी तरीके से 1820s में ज़हनी मसाइल का भी मोहसिन साहब हुँ, इसी तरीके से ही हुआ। मतलब इनिशियली इट वाज अ फिलॉसफी, साइकोलॉजी वाज इनिशियली अ फिलॉसफी, हुँ, हुँ, और 1820 में फिर विल्हेल्म वोंट जो थे, हुँ, वोंट जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, जी। ही बेसिकली इन्वेंटेड, जब लोग किसी ने उनको ये बताया कि एक इलाका है जर्मनी के करीबी, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे देयर आर सो मेनी स्कल्स, जी, मतलब somebody फाउंड स्कल, ठीक, और उस स्कल के अंदर एक टिपिकल किस्म के सिमिलर होल थे। ठीक।
तो किसी ने कहा जी ऐसा क्यों, उस इलाके में इतनी खोपड़ियाँ मिली हैं जिन पे एक सिमिलर सा सुराख पाया जा रहा है। सो जब उन्होंने वो रिसर्च की और वो सारा उस इलाके में गए और वो सब, उनके साथ उनका स्टूडेंट था विलियम जेम्स। ठीक। तो उन्होंने जाके ये जब सारी वहाँ पे रिसर्च की, पता चला कि यहाँ पे लोग चीखते चिल्लाते बहुत हैं। जिसके बाद वो किसी क्वैक के पास जाते हैं जो फिर उनका इलाज करता है उनकी स्कल में होल करके, जिसको ट्रेफनिंग कहते हैं। ठीक। और जब वो होल में होल करता था तो ब्लीड करते थे पेशेंट, ब्लीड करते थे तो ऑब्वियसली फेंट हो जाते थे। जब फेंट होते थे तो फिर वो उन्हें लगता था कि इवल स्पिरिट जो है वो निकल गई है, द पर्सन इज फाइन नाउ। सही। जिसमें से ज़्यादातर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। सो विलियम वोंट इन्वेंटेड कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद ह्यूमन ब्रेन। और देन ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी कि अच्छा कोई रूह के साथ ब्रेन भी है। और फिर लेटली उनको लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में ही एक लैब डेडिकेट की गई, जहाँ पे उन्होंने फिर ये इंट्रोड्यूस की कि देयर इज़ अ बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। और इनिशियली इट वाज दिमाग और रूह का इल्म कहते थे इसको, सही। साइकोलॉजी। जी जी। फाइनली जैसे जैसे तरक्की हुई तो पता चला कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। यानी हमारे पास जब कोई ज़हनी मसाइल के साथ आता है मोहसिन साहब, तो हम उसके सिर्फ बिहेवियर ही को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते या सिर्फ माइंड पे ही नहीं जी। काम कर रहे होते। जी। अगर माइंड के मसाइल हैं तो रवैयों पे काम हो रहा है, रवैयों के मसाइल हैं तो हम माइंड पे भी काम कर रहे जी होते हैं। जी जी। तो ये इसका बहुत अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, इसमें जैसे आपने फ़िलॉसफ़ी की बात की, जी मेरी ऑब्ज़र्वेशन में ये है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिकता है जी। वो फ़लसफ़ा बिकता है। अच्छा, फ़लसफ़ा कैसे कि कोई ऐसी बात जो आम दूसरे लोगों से, उनके ख़यालात से, नज़रियात से मुख्तलिफ कोई नया नज़रिया होता है, जी डिफरेंट सी अप्रोच, डिफरेंट सी बात, जी तो मुख्तलिफ़ुल ख़याल होने को लोग हाथों हाथ लेते हैं। जी वो तो वैसे तो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही ना कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, जी वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जी लेकिन ये जो नया अंदाज़ होता है, ये एक्चुअली बात को एक यूनिकनेस जब देता है। तो फ़िलॉसफ़ी में आप देखें कि किसी भी ऐसी गहरी सोच की, कोई ऐसी ख़याल की बात होती है जिसके नतीजा में लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये जो बात है ना मुनफरिद अंदाज से की गई है, जी तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इंसानों के अंदर एक ये जो तजस्सुस है कि वो खोज लगाना चाहता है कि जो मुख्तलिफ बात है उसके अंदर क्या है, जी मुख्तलिफ चीज़ बिल्कुल के अंदर क्या है। ट्रू ट्रू। नए मॉडल की चीज़ें आती हैं, नई कोई चीज़ हो, नई ईजाद, कोई नई ऐसी इन्वेंशन, तो उसकी तरफ भी हमारा जो तजस्सुस का लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। जी हम मोबाइल में आने वाली नई एप्लीकेशंस को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम कितना ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग के अंदर हैं, जी यानी फेसबुक क्या, तो इंस्टाग्राम क्या, तो यूट्यूब क्या, और स्नैपचैट, और पता नहीं बिल्कुल क्या क्या। बिल्कुल इन सब के बावजूद जी अगर आज और अभी मैं आपसे ये कहूँ कि एक नई एप्लीकेशन आ रही है कि आओ मिलें, तो फ़ौरन ही तजस्सुस पैदा होगा, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यानी इंसानी दिमाग के अंदर ये है कि वो कुछ नए की खोज में और कुछ नए के तजस्सुस में हर वक्त रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और है। इसमें मैं थोड़ा सा इसी बात में ही ऐड करूँगी कि इसी वजह से ही, इस तजस्सुस की वजह से ही आज जो साइंस ने तरक्की की है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर, जिसमें साइकोलॉजी भी है या कोई भी और तिब की कोई भी फील्ड है, वो इसी तजस्सुस की ही वजह से उसमें एडवांसमेंट्स जो हैं वो Want more आई हैं। वाली जो वांट facility, मोर वाली हाँ। के एक माइलस्टोन अगर इंसान अचीव करता है, तो अब देखें पहले जो, अगर मैं अपनी फ़ील्ड के मुताबिक कहूँ कि पहले जी हाथों से ही सर्जरी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत बाद में आए, पहले उससे पहले हैंड्स यूज़ होते थे, फिर उसमें सैनिटाइजेशन नहीं होती थी हैंड्स की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें के भी सैनिटाइजेशन भी होनी चाहिए, और इस तरीके से फिर, और अब ये एडवांसमेंट हो गई है कि अब रोबोटिक सर्जरीज़ आ गई हैं कि दूर बैठ के आप जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, और रोबोटिक आर्म्स के थ्रू आप, बिल्कुल जिससे फ़ायदा ये हुआ है कि अगर कोई ऐसा दुनिया का इलाका है जहाँ पे ख़ुद डॉक्टर नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे अब ऐसा है कि कोई ऐसा माहिर है तो वो दूर से भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। चीर क्या फाड़ बात के है। बगैर भी, जैसे पहले काटना और वो बिल्कुल। तो अब उसके और बगैर भी आप अब ये है lasers कि में पहले सर्जरी में बड़े कट लगते जी, थे, जी। और अब रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो जी। कट बिल्कुल माइन्यूट हो गए हैं कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें कि आपने जैसे सर्जरी की बात की, तो ये मुझे बताएं कि
वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि बहुत दफ़ा डॉक्टर नाज़िश हमारी लापरवाहियाँ भी सबब बन जाती हैं किसी ऐसी सिचुएशन का कि जिसमें फिर हमें सर्जन से रब्ता करना पड़ता है। तो आप मुझे ज़िक्र कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा केसेस वो भी देखने में आते हैं जो मोटरसाइकिल सवार अपने बच्चों को जिन्होंने लादा होता है यानी गुंजाइश से ज़्यादा जी बिल्कुल। और वहीं कहीं कोई ऐसा वाक़या होता है, तो ऐसे केसेस में क्या-क्या हो सकता है? अच्छा, इसके बारे में मैं इस तरीके से स्टार्ट करूँगी कि क्योंकि हमारी सवारी ज़्यादातर जो अवाम है उसकी मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल वैसे तो 2 लोगों के लिए ही बनी है, लेकिन उसमें आगे भी बैठे होते हैं और पीछे भी, और स्पेशली जो स्कूल गोइंग ग्रुप है बच्चों का, जिसमें 5 टू 12 13 इयर्स के बच्चे, या ऐसे बच्चे जिनके पाँव जो हैं वो नीचे हैंडल तक नहीं पहुँचते और वो लटके हुए होते हैं, मिड एयर होते हैं। तो ऐसे बच्चे जब सवारी करते हैं, चाहे वो आगे बैठे हों या पीछे स्पेशली बैठे हुए हों, तो उनमें इन व्हील स्पोक इंजरीज़ कहते हैं, और इसको अगर मैं उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करूँ कि व्हील के अंदर जो है वो पाँव जो लटका हुआ होता है वो आ जाता है। अब ये जो आता है ना, इसकी भी एक साइंस है, बच्चा खुद नहीं देता हुँ। उसके अंदर व्हील के अंदर। इसमें थोड़ी सी फ़िज़िक्स भी है। और वो फ़िज़िक्स ये है कि जब हवा में लटका हुआ होता है पाँव, तो उसमें जब आप स्पीड से जा रहे होते हैं तो पाँव और व्हील के बीच में जो एयर का प्रेशर होता है ना, वो होता है लो। हुँ। स्पीड ऑफ जो है वो व्हील के व्हीकल घूमने के की साथ, वजह से। जी व्हील घूमने की वजह से, जिसकी वजह से जो पाँव के बाहर वाली साइड है वहाँ पे प्रेशर एयर का ज़्यादा होता है और वो पुश करता है पाँव को अंदर की तरफ। जी हाँ, व्हील की सही। तरफ पुश करता है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो रिसर्चेज हैं उसमें, एक तो वैसे पाकिस्तान में इंसिडेंस इसका 21.7% है ट्रॉमा इंजरीज़ का, जो व्हील स्पोक इंजरीज़ हैं, और उसमें भी ज़्यादा कौन सा फुट है, इसमें भी साइंस है, वो राइट फुट होता है। अब आप मुझे बताएं राइट फुट क्यों होता है? हालांकि ये जवाबी सवाल दिया है डॉक्टर नाज़िश ने, वो आप शुगर वाले टेस्ट पर। सोचें आप सोचें कि लेफ्ट फुट क्यों नहीं होता और राइट फुट क्यों होता है? क्योंकि और राइट फुट से मेरा ख्याल है वो ज्यादा उसे कंट्रोल, वो ब्रेक और वो एक्सीलेटर, और नहीं, वो राइट तो हमें यूज टू है हम अपने राइट फुट को ज्यादा मूव करने में भी। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया। इस पे तो मोहसिन साहब आप भी सोचें कि क्यों है अच्छा, कि $1 और मिलियन पे मोहसिन साहब आप सोचें और वैसे नहीं ये वैसे ओपन है ये, अच्छा, बल्कि open है। कमेंट्स में भी हमें बल्कि कोई ये बता आवाम से भी सकता हम है कह सकते हैं। जी कि बताएं आप। और इसके पीछे एक साइंटिफिक, चलिए साइंटिफिक नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग में एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी या चीज़ है पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली आप कह रही हैं? जहाँ भी मोटरसाइकिल क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जरा दायां हाथ दायां पाँव से करना जरा नहीं मोटरसाइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो चाहे जहाँ भी होती है, वो उसमें ही थोड़ा सा एक है भाई जिसकी जो वजह से लोग राइट फुट मोटरसाइकिल ज़्यादा है, चलाते हैं प्लीज वो जरा कमेंट में बताएं कि ऐसा क्या है, कहीं ऐसा तो क्योंकि नहीं है। प्रेशर तो लेफ्ट साइड पे भी पड़ेगा ना, ठीक, क्योंकि बच्चा बैठा हुआ है। लेफ्ट से कवर तो नहीं होते कहीं टायर्स? पहुंच गई मोहसिन है साहब पहुंच पहुंच गई गई है। हैं। चलिए पहुंच जी, गई है। $1 मिलियन निकाले। अच्छा, आपने जब मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो फिर मैंने अपनी कॉमन सेंस, मैंने जिंदगी में आज तक मोटरसाइकिल ड्राइव मैं चलाई नहीं है मोहसिन। मैं समझा इसको आप कह रही हैं कहते कि मैंने हैं- ज़िंदगी में आज तक कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल की थी आज की। इसको नहीं, कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जी कि ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, सराउंडिंग जिसको कहते हैं आपकी ठीक है ऑब्जर्वेशन। मोहसिन साहब। बिल्कुल बेसिक। देखिए, आज मेरी Situational तारीफ हो awareness। गई बहुत है। ज़बरदस्त, बेहतरीन भाई, अच्छा। ज़बरदस्त, वेल डन। तो उसमें इसी वजह होगी कि लेफ्ट से उन्होंने कवर किया होगा। वो कवर होता है क्योंकि वो गार्ड होता है ना उस साइड पे, ठीक वो है, हाँ, वो naturally- जहाँ पे वो स्टैंड भी हाँ उसका। जी जी तो वो लेफ्ट साइड पे गार्ड होता है, तो प्रेशर तो दोनों वहाँ से वो बचत हो जाती है, ठीक। कवर हो जाता है। लेकिन जो राइट साइड है वहाँ पे कोई कवर नहीं होता, तो वो व्हील के अंदर जाता है। अब होता ही है कि इस वजह से बहुत ही ड्रास्टिक इंजरीज होती हैं, पूरा पाँव का हील पैड एवल्स हो जाता है। और आप ये समझ लें कि पाँव की जो बनावट है वो इस तरीके से है कि उसमें फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। उसमें फिर वो बहुत ही लंबा, आप समझ लें कि अगर किसी बच्चे को इस तरह की इंजरी हो गई तो कम से कम उसे डिफरेंट सिवेरिटी के अकॉर्डिंगली 2 से 3 महीने लग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। देखिए कि एक छोटी सी जो लापरवाही जी। है उसकी कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। ख़वातीन और हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी गलतियां करते हैं जिनकी जी। हमें बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ जाती है। अननोइंगली, मतलब ऐसा। अननोइंगली ना, जी। जैसे अभी ये डॉक्टर साहिबा ने, मोहसिन साहब आप बात, सॉरी मैंने आपकी बात नहीं कट नहीं किया। नहीं। जैसे मैं तो सारी माओं की इसी तवज्जो से ये भी कहना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा की बात से भी और हमारे प्रोग्राम के, कि अक्सर बच्चों को मैंने बहुत मार पड़ते भी देखा है कि जब ज़रा भी कोई पाँव आ गया या उनको चोट लग गई कि तुमने घुसाया ही क्यों।
आज उन्होंने बताया जी कि ये बेसिकली फिजिक्स का भी एक लॉ है जी कि जब वो बिल्कुल रोटेट हो रहा होता है पहिया और फिर हवा का प्रेशर और बच्चा छोटा भी है खास तौर और पे लटक रहे हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं है, या हाँ या तो लटक आप रहे हैं। ऐसे करें, अगर आपकी सवारी ही वो है और आपने उसी सवारी पे करना है, या तो फिर आप उसको मॉडिफाई करवा लें बच्चों के लिए। हम्म और इस पे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट जो पीडियाट्रिक सर्जरी सर्विसेज हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिसर्च भी थी। और फिर उसमें हमने बाकायदा एक प्रोटेक्शन गार्ड एक इंट्रोड्यूस करवाया था ठीक। कि वो जो यूज़ करते हैं वो रियर व्हील पे हम्म वो लगवा लें, ऐसे लोग जिनके बच्चों के साथ जो सफ़र करते हैं, मतलब वो ताकि बचा जा सके एग्जैक्टली मतलब एक इससे। तो आपने कहा कि दो मोहसिन साहब सवारी की जगह होती है ना, जी तो जी मगर आपने कोई दो, मैंने तो दो बहुत कम ही देखे हैं सड़क के ऊपर। सही सही मतलब कम से कम 5 लोग हैं जो कि बाइक पे मैंने देखा, मियाँ बीवी जी और कम से कम 3 बच्चे। बिल्कुल सही माशाल्लाह ईद के दिनों में 6 भी देखे हैं मैंने बैठे हुए। जी तो ये ज़रूर करें, मगर वो कह रही हैं प्रोटेक्शन गार्ड भी ज़रूर लगवा लें। बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी सजेशंस मिली हैं डॉक्टर नाज़िश की तरफ से। बातचीत का सिलसिला आपसे चल रहा है और ये है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज से। साथ रहिए, हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टू विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो और ये है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, जहाँ राना मेरे साथ हैं, डॉक्टर नाज़िश खान मेरे साथ हैं और मैं हूँ मोहसिन नवाज़। और हमारे साथ टेलीफोन कॉल्स पर इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है? बिल्कुल ठीक। आयशा, आपकी कॉल पहले मिस हो गई थी और ड्रॉप हो गई थी, तो अब आप दोबारा हमारे साथ शो पर शामिल हो रही हैं। तो क्या करती हैं आप आयशा? अपने तारुफ में नाज़रीन को बताइएगा। सर मैं टीच करती हूँ। मेरा छोटा सा एक घर में ही छोटा सा एक खुला हुआ इदारा है। मैंने स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ, ओ लेवल के स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल के आप टीचर हैं? स्टूडेंट्स। जी, ठीक बेसिकली मैं टीचर हूँ ठीक। और छोटा सा एक बिजनेस अभी मेरे स्टार्टअप नहीं है और प्लान्स नहीं है, कुछ सर्विस वगैरह चल रहे हैं आपकी वो आवाज़ फीस के नाम से। थोड़ा सा, अगर माइक को करीब कर लें तो आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर आएगी। जी ओके जी जी सर, मेरा जो है वो एक ओवरीज के नाम से एक छोटा सा मैंने अभी सर्विस पे ही है, कुछ स्टार्टअप है। जी उसको जो है हमने इको फ्रेंडली भी रखा है और ह्यूमन फ्रेंडली भी रखी है। किस तरह का काम, यानी कि किस सर तरह? ये जी जी स्किन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक बेस के ऊपर। अच्छा यानी ऐसा कोई की प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो कि स्किन से रिलेटेड है? एग्जैक्टली यानी स्किन से रिलेटेड हेयर ट्रीटमेंट्स के ऑयल्स हैं हमारे पास। ये- और आपकी आपकी बात से ना मुझे वो एक बचपन में एक हम ऐड सुना करते थे, वो किसी करीम का होता था गालिबन, या पता नहीं साबुन का, मुझे सही नहीं याद, लेकिन वो उसका स्लोगन ये था कि काले रंग नू गोरा कर दी ते गोरे नू चंद वर्गा। सर हमारी प्रोडक्ट्स काले को तो गोरा नहीं करती, लेकिन उसको खूबसूरत जरूर करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आयशा, आप शो पर शामिल हुई हैं, आप ये जी, जी। बताइए कि जहन में क्या कोई सवाल भी आया जिस वजह से आपने नंबर घुमाया? सर वैसे तो मैं आपके बहुत पुरानी देखने वालों में से शामिल हूँ। अच्छा। बहुत पुरानी फैन में से हूँ। तो बड़ी देर से मैं आपको सुनती हूँ और देखती हूँ। बहुत आज शुक्रिया। के टॉपिक के हवाले से तो नहीं है, लेकिन ये कि एक सवाल मेरे दिमाग में बड़े अरसे से है, जी जी जिसकी मतलब एक तलाश की है जी कि जिंदगी में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि आप के ऊपर आजमाइशें रहती हैं। एग्जामिनेशन, वी आर ऑल इन एग्जामिनेशन, किसी न किसी एस्पेक्ट पे हम फंसे होते हैं। जी जी तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम उस वक्त तक नहीं उस प्रॉब्लम से या निकल पाते जब तक कि हम उसको हल नहीं कर लेते, या अपने अंदर जो मैसेज हमें वो देना चाह रहा होता है, वो प्रॉब्लम जो हमें मैसेज देना चाह रही होती है, वो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तब तक हम उससे निकल नहीं सकते। तो वो उस टाइम के लिए जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा रही हमेशा से, कि मुझे ये लगता है कि उसको आइडेंटिफाई करते करते मैं कई दफा बहुत देर लग जाती है। यानी आप क्या ये कहना चाहती हैं कि कई दफ़ा हम उसे प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे होते और कई देर। दफा हम उसे प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते, या अगर हम उसे समझ भी रहे होते हैं लेकिन उसमें से निकलने की समझ नहीं आ रही होती कि ये हमें लेसन क्या देना चाह रही थी। यानी ये जो भी एग्जाम है उसमें अगर हमारा बार बार फेलियर है तो हमने उससे लर्न क्या करना था, जो वो लेसन देना चाह रही थी वो हमने अभी तक लर्न नहीं किया, इस वजह से हम उससे स्टक हैं। तो मेरा ये बेसिक क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम में से ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने इसमें से लर्निंग क्या ली। बिल्कुल ठीक है।
तो ये सवाल फिर मैं बोर्ड के सामने रखता हूँ और देखते हैं कि इसमें माहिरीन क्या जवाब देते हैं। ओके चलें आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो जी सवाल मोहसिन आपको साहब, समझ आया? क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हमें नॉलेज और स्किल्स के जिस लेवल पर आता है, जी हम नॉलेज और स्किल्स के उस दर्जे पर उस मसले को ना पहचान सकते हैं ना हल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब का ज़िंदगी के हर दौर में हर मौका पर नॉलेज और स्किल्स का एक ख़ास लेवल होता है। जी अच्छा, उस नॉलेज और स्किल्स के लेवल को या तो हम बढ़ा लें तो हम उस प्रॉब्लम को पहचान भी सकते हैं और उसमें से अपने लिए मैसेज भी ले सकते हैं ठीक कि वो हमें जो दर्स देने आया है जी प्रॉब्लम दरअसल अपॉर्चुनिटी बन के आता है। ठीक ये जो इनकी बात है ये बड़ी एक गहरी बात भी है और हमारा ज़िंदगी का मुशाहिदा भी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि प्रॉब्लम जब आता है तो ये क्राइसिस पैदा करता है और उस क्राइसिस के अंदर आपके लिए कोई दरीचा खुलता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कोई मौका निकलता है, जी कोई तरक्की होती है, कोई वैल्यू ऐड होती है और हम उसको नहीं पहचान पाते, हम उसको मुसीबत समझ के डील कर रहे होते हैं। जी जी अच्छा, जब तक हम उसके तई मुसीबत होने का नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, जी ना सिर्फ हम मसले को हल नहीं कर सकते बल्कि हम उस मसले को पहचान भी नहीं सकते और उसके अंदर से वो मौका तलाश भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, आपने वैसे ऑलरेडी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया। कभी कभी दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसमें अगर मुझे करेक्ट भी करना चाहें या जो भी मैं बताओ, इजाज़त है आपकी हाँ तरफ से? बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर मतलब ज़रूरत महसूस हो। अगर ज़रूरत हो यानी हाँ अब ये दोबारा जो आपने कहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है हाँ इसकी। मतलब अब बेहतर बेहतर है कि इसको ऐड ही करें हम ना। अच्छा जी। अच्छा, मेरा ये कि कभी कभी ना हम एक ऐसे माइंडसेट से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं कि बस ये जो मसला है ना हमारा, ये हमारे लिए एक आजमाइश ही है और हम ही हैं जो आजमाइश में हैं और हमारे लिए ही मसाइल हैं। तो इसी माइंडसेट से ऑपरेट करते करते ना कभी हमारी जो फोकस है और एनर्जीज हैं वो मसाइल में ही लगी रहती हैं और हम अपने आप को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती हमारी कि अच्छा एक मसला आ गया, उससे सिमिलर दूसरा भी आ गया, चलें फिर तीसरा भी आ गया। तो अब मतलब अब हमारी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब वी जस्ट नीड टू बी प्रोएक्टिव कि अब जो इससे मिलते जुलते मसाइल तो कम अज़ कम ना आए। हाँ, बाकी ये है कि वी आर ह्यूमन, ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, मसाइल, इसके बगैर तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल सही। आपकी आसानियाँ भी हैं, आसानियों के साथ मुश्किलात भी हैं, मगर उसके बाद फिर आसानियाँ हैं। एक बड़ी खूबसूरत आपने बात कही, बहुत जी ही गौर तलब भी है और प्रैक्टिकल बात है। जी अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि हम इंसानों को जब जी कोई प्रॉब्लम आता है जी तो फौरी तौर पे भला हम क्या करते हैं? फौरी तौर पे हम उसकी कोई रीज़न ढूंढते हैं। जी पता नहीं क्यों हम इस बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हम उसकी वजह को ढूंढने की कोशिश करें जी और हम उसकी वजह जो ढूंढते हैं वो वजह हो भी सकती है, जी जी नहीं भी हो सकती। जी क्योंकि हम उस वक्त अंडर द स्ट्रेस होते हैं, चुनाचे ज़्यादा इम्कान ये है कि हमने उसकी जो असल रीज़न है उसको ना देखा हो सकता है उसकी 7 रीज़न्स हों जी और हमने उसमें से किसी एक को जो है वो ढूंढ लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसे। इसी तरह से उस मसले के जो सॉल्यूशंस हैं ये भी हम फ़ौरन करना चाहते हैं, हम फ़ौरन ही कोई उसका सॉल्यूशन भी अप्लाई करना चाहते हैं। जी अच्छा, अंडर द स्ट्रेस होते हुए हम इतने तीसमार खान नहीं हैं कि हमको ऑटोमेटिक तरीके से फ़ौरन ही उसका सॉल्यूशन अप्लाई कर दें। ज़रा ठहरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सलाहियतों का जायज़ा लेना पड़ेगा, किसी से मशवरा भी करना पड़ेगा जो रेलेवेंट पर्सन है कि जी आया इसका ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। जी लेकिन जब आप वो सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उसके 7 सॉल्यूशंस हों जी और आपने किसी एक को ढूंढ लिया और आप उसे अप्लाई कर दें और मसला हल ना हो। आमतौर पे पहला सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सेंस का है। जी जी कॉमन सेंस से आने वाला ये जो सॉल्यूशन है ये कोई अच्छा या सूदमंद सॉल्यूशन नहीं होता। जी ज़्यादा इम्कान यही है कि ये आपका सॉल्यूशन कोई नतीजा नहीं देगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, अगर हमने किसी ऊंचाई पर गाड़ी को चढ़ाना हो और 12 अफराद गाड़ी में सवार हैं
और बारी बारी वो एक एक पर्सन जो है वो गाड़ी को धक्का चढ़ाएगा तो लगाने की कोशिश करेगा धक्का, तो चढ़ाते हुए सारे ही थक जाएंगे, पसीने से शराबूर हो जाएंगे और गाड़ी टस से मस नहीं होगी अगर बारी बारी करेंगे। जी लेकिन अगर वो 12 के 12 इकट्ठे हाथ डालेंगे ना तो गाड़ी चढ़ जाएगी। जी अच्छा, इसी तरह से हम बाज़ औक़ात मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो हैं वो अलग अलग अप्लाई करते रहते हैं। हालांकि कई दफ़ा हमें बैक वक्त 4-5 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। मसले को जब तक चारों तरफ से डील ना किया जाए, एक जो छत है उसके नीचे अगर चारों पिलर्स नहीं बनेंगे तो छत जो है वो खड़ी नहीं होगी। लिहाजा हमें मसले को हल करने के लिए फिर बैक वक्त चारों तरफ से उसको डील करना होगा। इसीलिए सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए भी फिर इस फार्मूला को जानना होगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन हैं और किन को इकट्ठे अप्लाई करना है, कितनी देर तक करना है, और फिर उनका मोहताज भी नहीं बनाना। यानी देखिए, अगर आप किसी सहारे के ऊपर अगर आप जैसी जो शटरिंग होती है छतों के लिए लेंटर डालने के बाद, तो अगर आप वो हटाएंगे नहीं और हमेशा वो रहेंगे तो छत मजबूती नहीं पकड़ेगी। जी आपको उसे हटाना होगा कुछ दिनों के बाद ताकि छत अपनी मजबूती पर अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, जी वरना तो वो मजबूत नहीं हो सकेगी। चुनाचे सॉल्यूशन अप्लाई करना और मसले को फिर हल हो जाने के काबिल बनाना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी दोबारा से कूजे में समंदर को कूजे में समो बंद कर दिया। दिया। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ रहा हम डॉक्टर नाज़िर, हम एक दूसरे की ना तारीफ़ें करते रहते हैं। ये तय है हमारा कि मतलब अगर कि फर्स्ट हाफ में इन्होंने 2 तारीफ की हैं तो फिर सेकंड में मैंने 2 की हैं, क्योंकि बीच में जुगाड़ भी हमारा लग जाता है। अच्छा। जैसे अभी मेरी साइकिल वाली बात का सही लग गया, सही, हाँ। तो उससे हमारी वो जरा थोड़ी कंपनसेट हो जाती है तारीफ। क्योंकि ये इसी को इंसानी मुआशरा कहते हैं कि आप और कोई दूसरा आपस में इस तालमेल के साथ जब चलते हैं, इंसानों को हौसला भी चाहिए, हाँ इंसानों को तारीफ़ चाहिए भी सही, लेकिन तारीफ़ के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा कंडीशनल सा हो जाना, ताल्लुकात डिपेंडेंट हो जाना, एग्जैक्टली। ये कि जी ये मेरा जो मुखलिस है उसकी वो तारीफ़ करने वाला ही मुखलिस है, हाँ। ये ठीक नहीं। वो बाज़ तो औक़ात खुशामद हो जाती है मेरा ख्याल है। ऐसा खुशामद वो चीज़ है जो जी। कहने वाले को मालूम हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ और सुनने वाला उसे सच जाने, ये है खुशामद। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि जी मेरा मुखलिस ही वही है जो तारीफ़ करता है, या हम बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात इज़्ज़त का बार बार ख्याल करना, जिक्र करना शुरू कर देते जी, हैं कि जी। फ़लाँ मेरी इज़्ज़त नहीं करता। जी, जी, हमारी नाक पे हम ना बहुत ही ज़्यादा मक्खी तक नहीं बैठने देते। हम सोचते हैं कि इस अंदाज से कोई हमें डील करेगा तो इसे हम इज़्ज़त करार देंगे। जी तो इतना ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना नखरा, जी ये भी आपकी ज़िंदगी की तरक्की की राह की एक रुकावट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन साहब। कमेंट्स थोड़े जी से हैं। जी शाज़ेब शमीम साहब हैं, जी कह रहे हैं जी लेट्स टॉक विद विलिंग वेज एक बेहद मुफीद प्रोग्राम है। देखिए ना, अब तारीफ़ें तो हमारी आवाम भी करती है ना। शाज़ेब शमीम, हाँ वाह, नाम नहीं सॉरी, आते। शहबाज शमीम, अच्छा, शहबाज शहबाज शमीम, शहबाज शमीम जी बहुत शिष्य है ना। जी एक बेहद मुफीद प्रोग्राम है, मुझे ज़ाती तौर पे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मेरी सोच बदलने में, मसाइल को समझने में, उनका हल तलाश करने में बहुत मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस आपका। प्रोग्राम की टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, सबकी तारीफ़ कर दी शहबाज शमीम आपने। वैसे अगर जैसे शीन ये कर रही थी जहाँ आ रहा, तो मुझे ये था कि शहबाज शमीम की तरफ से लेट्स शॉक न कह दें ये। मेरी तरफ से शहबाज शमीम से आपको शाबाश। अच्छा, शीन से ही ना। हाँ, शीन से शाबाश। जी अच्छा, मलक उस्मान निस्वाना है, ये भी हमारे रेगुलर व्यूवर है ना मोहसिन जी साहब? जी जी बिल्कुल। मलक साहब कह रहे हैं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान निस्वाना अच्छा, प्रिंस हमजा हैं, जी। प्रिंस हमजा कह रहे हैं जी टुडे टॉपिक इज़ वेरी नाइस। अच्छा, एवरी टॉपिक इज़ नाइस, आई गेस कि स्पेसिफिकली तो आज आपका टॉपिक है ना डॉक्टर साहिबा, तो वही कह रहे होंगे। खान जी कह रहे हैं, खान जी है मोहसिन जी। साहब, कह रहे हैं नाइस शो। ज़्यादा जोर दिया आपने। हाँ जी। अभी मैंने किसी को फ़ोन मिलाया तो अच्छा खैर नहीं, वो फिर पॉलिटिकल टच नहीं देना ना, हाँ। तो प्रोड्यूसर साहब नाराज़ ना हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल भी, हाँ, हालांकि हो सकता है प्रोड्यूसर साहब खुद दिल में खुश हो रहे हो ये सही बात कर रहे हैं अच्छा। आप, कहीं मैं नाराज ना हो जाऊँ कहीं यानी आप मैं। अच्छा अच्छा, प्रिंस हमजा आपने है। किसी को फ़ोन ज़रूर मिलाना है, किसी को भी। हाँ, मैंने यानी आपने किसी को भी फ़ोन मिलाना है और फिर इंतज़ार करना है, बस
इंतजार बस मेरी बात में बहुत कुछ है। अच्छा जी, ठीक है। जी प्रिंस हमजा जी, कह रहे हैं ऑलवेज नाइस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब का। डॉक्टर उस्मान अली हैं। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी, आई एम जनरली मूव्ड बाय द प्रोग्राम्स एबिलिटी टू टच माय हार्ट एंड इंस्पायर माय सोल। अरे वाह, वाह, क्या बात है डॉक्टर उस्मान डॉक्टर अली साहब। जी। सईद अहमद साहब हैं, कह रहे हैं नाइस शो ऑलवेज। बहुत शुक्रिया सईद साहब। वो कह रही है नसीम सईद। अच्छा, ये उन्होंने अपनी बेगम की तरफ से कहा होगा, मेरा ख्याल है सईद साहब ने नीचे नसीम सईद का भी नाम लिख दिया ना। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कमेंट नसीम सईद की तरफ से है, आईडी उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। अच्छा जी, ओके ओके। गानिया समी साहिबा कह रही हैं वंडरफुल प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया गानिया, आलिया नूर कह रही हैं ब्रिलियंट पीपल एंड ब्रिलियंट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बड़ी अवेयरनेस मिल रही है, ये भी उन्होंने कहा। आलिया नहीं, जी, आलिया ने ही कहा। ठीक तो बस फिर ये है मोहसिन साहब आज के फ़िलहाल तक के कमेंट्स। जी और साथ हमने जो अभी ख़बर हमने बताई कि शुगर लेवल पे जी उस पे डॉक्टर साहब आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बच्चों में भी तो होता है ना डायबिटीज़ के तस्वीर, टाइप 1 बिल्कुल, टाइप 1 डायबिटीज़ का जो डायबिटीज़ है। बच्चों में होती है। जी और इसकी जो प्रेजेंटेशन है जी। बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़ की, वो होती भी स्टार्ट अराउंड 4-5 इयर्स ऑफ एज में बच्चे होते हैं, और होता है पेट दर्द ठीक। अक्सर। अच्छा, पेट नॉट दर्द, नॉट बुखार। बिफोर 4-5? नहीं, उससे पहले भी, क्योंकि होता है। डेवलपमेंट होती है तो इतना उस तरीके से आता नहीं है, उसके सिम्टम ठीक। सेवेरिटी नहीं आती। ठीक। सिम्टम सेवेरिटी इसी तरीके से ही पता चलती है। और बहुत ज़्यादा बच्चा रेस्टलेस होता है, बुखार होता है, पेट दर्द का बहुत शिकायत करता है, और इस तरीके से बच्चा प्रेजेंट करता है। तो हमारे जो, क्योंकि जब पीड्स में बच्चे आते हैं तो हमारा ये होता है एक प्रोटोकॉल के हमने हर बच्चे की शुगर लाजमी चेक करनी होती है, हाँ, बिकॉज मुझे हमारे बैक ऑफ द माइंड में होती बेसिक है। लैब्स भी यूजुअली होती हाँ हैं। जी, तो उससे फिर ये होता है। और फिर उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो है पेरेंट्स को काउंसल करना कि बच्चों को भी शुगर हो सकती है, यस। और उनको सारी ज़िंदगी ये इसके बहुत लिए मुश्किल होता जो होगा। है वो परहेज़ भी करनी पड़ेगी, और बच्चों को परहेज़ कराना एक मुश्किल difficult। टास्क है, क्योंकि बच्चे का तो आइसक्रीम का भी अच्छा, दिल क्या चाहेगा। ये है कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ का जितनी मेरी मुझे नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान भी हमारा ट्विन सेटअप है, जिसके प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना मोहसिन साहब। जी जी। तो जैसे मैं पेशेंट्स को देखती भी हूँ आते जाते भी, तो क्या ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन इज़ कंपल्सरी, दे कांट टेक मेडिसिन लाइक टैबलेट, ऐसा भी कुछ है? ऐसे है ऐसे ही है ना? कि इंसुलिन ही लेनी पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन जो है ना, क्योंकि उसका जो मैकेनिज़्म है ना पीछे, जो डायबिटीज़ जिस वजह से है टाइप 1, वो डिफरेंट है मैकेनिज़्म, जिसकी वजह से फिर इंसुलिन ज़रूरी होती है अच्छा, बच्चों के लिए। तो ये भी पेरेंट्स जो हैं उनको उनके लिए रियलाइज़ कराना। रियलाइज़ करना। और पाकिस्तान में अब तो खैर अच्छे अब एडवांसमेंट हो गई है, जी। लेकिन शुरू में शुगर चेक करने के लिए बार बार आप पिन प्रिक करते हैं बच्चों को, या उनको इंसुलिन लगाने के लिए। अब आजकल तो पैचेस आ गए हुए हैं, मॉड्यूलेटेड होते हैं वो, और सिखा दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि आपने किस तरह मॉड्यूलेट पैच करना है उसका। तो वो इजी हो गया है अब तो साइंस में एडवांसमेंट करके। लेकिन इनिशियली जो है वो ये उनके लिए ग्रास्प करना, क्योंकि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि हम इसको सारी ज़िंदगी कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको एक्सेप्ट करना। और ये भी लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत से लोगों में, क्योंकि लोगों का यही है कि भाई बड़ों को ही शुगर होती है, हाँ जी। बच्चों को नहीं हो सकती। टाइप 1 का ऐसा कोई हाँ जी, कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे हाँ यहाँ। जी, बिल्कुल। डायबिटीज़ की बातें हो रही हैं तो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जो हमारा इदारा है उसका शो आप हर वेडनेसडे और फ्राइडे को देखते हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ के हवाले से माहिरीन बैठ के आपके साथ बातचीत करते हैं। आप कोई सवाल अपना हमारे उस लाइव शो में पूछ सकते हैं, जिस पर कि माहिरीन आपको रहनुमाई देते हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आपको डायबिटीज़ के हवाले से प्रिकॉशंस पर भी मालूमात फ़राहम की जाएँ, और डायबिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे ये अवेयरनेस कि आपकी शुगर जो है वो अगर अनअटेंडेड रहेगी, अगर आपके जीनोटाइप में डायबिटीज़ मौजूद है, तो फिर इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये आप सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ अर्सा की ट्रेनिंग आपको ख़ुद अपने लिए डायबिटीज़ का बहुत अच्छा एजुकेटर और मैनेजर
बना सकती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा डॉक्टर नाज़िश और जहारा जी कि जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना जब सीख लिया जी जी तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि वो जनाब कैसे कब उनकी उनके जिस्म की कैफियत। एक दफ़ा मुझे याद है कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के एक सेशन में डॉक्टर सदाकत अली वो कंडक्ट कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम लोग अपनी जो डायबिटिक्स मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी शुगर का एक पेपर पर लिख लें कि अंदाज़न इस वक्त उनकी क्या शुगर है। जी जी और इसमें जो रेगुलर इस सेशन में आने वाले लोग थे जी उनमें से मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि 3 लोग थे जिनका अंदाज़ा बिल्कुल एक्यूरेट निकला था ओके कि उनकी शुगर जो है वो एग्जैक्टली वही थी जो उन्होंने लिखी थी लाइक जब दे टेस्ट वर की गई। दिस मच पर्टिकुलर, जी इतना उनको अपनी बॉडी में चेंजेस का अंदाज़ा था। बिल्कुल। अच्छा, डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी इट्स अ बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम ना। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे डायबिटिक हैं वो देखा कि इवन नॉन डायबिटिक से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल उनका होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक द चेंजेस दे हैव लाइक मेड इन देयर लाइफस्टाइल। उठना, सोने की रूटीन, खाने पीने की रूटीन, हेल्दी डाइट, वॉक, जॉग, वेट मैनेजमेंट। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये हमने चीज़ें जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया है फॉर अ डिजीज़, जबकि इट्स लाइक कॉमन एंड इट्स इसको इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लेकिन वही बात है कि हमारी आवाम ज़रा जो है वो जब कोई पर्टिकुलर डिजीज़ होती है फिर ज़रा ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। एक्चुअली लेकिन हमें ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लाइफस्टाइल ही ऐसा और हेल्दी अपनाएं कि जी क्योंकि अगर पहले नहीं हुई तो बाद में भी हो सकती है, और अगर शुगर नहीं है तो कोई और बीमारी भी हो जी, सकती है आपकी बिल्कुल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। बिल्कुल। और जो कॉमन पैटर्न्स हैं ना जो हमारे डेवलप हैं एशियंस कंट्री में, स्पेशली पाकिस्तान में, जी। इंडो पाक में, वो ये है कि जैसे वज़न जो है वो तो होना चाहिए। जवान बंदे की जो है निशानी में वो वज़न है उसका, सेहतमंदी की जो निशानी है वो ज़्यादा और वज़न खाते होना है। पीते घराने की। खाते पीते गिराने का जो बंदा है वो जब तक दिन में 6 बार नहीं खाएगा, अब मैं अच्छे वाला खाना कह रही हूँ, वो पोर्शन डाइट नहीं। हाँ। तो ये वाली कुछ मिस्टेकन बिलीव्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं हमारे यहाँ पे, और इन बिलीव्स को हम इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे टेस्ट नहीं कराने हमने अपना कोई किसी डॉक्टर पे ऐसे ही विजिट नहीं करना, अपना एनुअली मेडिकली कोई चेकअप नहीं कराना। अगर टेस्ट हमने लैब्स अपनी करा ही ली और लकीली अच्छी आ गई तो पछताना भी है हमने कि पैसे ज़ाया किए असी। हाँ। इट्स वेरी कॉमन, मतलब खुश नहीं होते कि अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ये होता है कि अगर हमने एक दफ़ा टेस्ट कराए हैं तो फिर अब कोई बीमारी निकल ही आए क्योंकि हमने टेस्ट कराए हैं। और अगर नहीं निकले तो खुश अफसोस खुश नहीं होना कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें कि कोई नहीं बीमारी निकली। नहीं है और सब Exactly. कुछ ठीक है। तो ये वो बिलीव्स हैं बेसिकली जिनको वी जस्ट नीड टू बी चेंज। और हमें ज़रूरत है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करी है, जैसे जैसे ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं, वैसे मुश्किलात भी आ रही हैं। हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी हो गए हैं, गैजेट डिपेंडेंट हो गए हैं, सहल पसंद भी हो गए हैं। पहले तो अरसा अरसा चलते, लंबा टाइम चल चल के लोग जाते थे एक दूसरे के पास। अब तो बस एक जगह से निकले दूसरी जगह पे उधर भी जाके बैठ गए। रोबोट्स, मशीन्स, इन तमाम चीज़ों ने। मोहसिन साहब, आप कुछ इसमें हिस्सा डालेंगे या आप ख़वातीन को मौका दे रही हैं गुफ्तगू का? मैं हिस्सा भी ज़रूर डालूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है ना ये कॉल पर जो शामिल होना चाह रहे हैं, जी मेरे ध्यान में ये भी चीज़ है कि जो साथ साथ लोगों के कर्जे हैं हाँ, वो एग्जैक्टली। भी तो फिर मैं ज़रूर। ज़रा 3-4 कमेंट्स शामिल कर लूँ। हाँ ज़रूर आ, ज़रूर ज़रूर। दामन ड्रेसेस हैं, जी जी वो कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आप बस होल्ड पे रहिएगा क्योंकि जहाँ आ रहा कुछ कमेंट शामिल करना चाह रही हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। जी दामन ड्रेसेस कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, सीड के स्टिच्ड क्या? कह रही है कि स्टिच ड्रेस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच दामन। मैं आई लव टू वेयर स्टिच ड्रेसेस। मतलब अपनी मशहूरी की है उन्होंने। उन्होंने अपनी शुरू की है। फरत नाज हैं जी, जी। फरा नाज जी। कह रही हैं इंतहाई बेहतरीन प्रोग्राम डॉक्टर साहब और साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब 2 बार साहब साहब उन्होंने कहा है। जी राजा आबिद कह रहे हैं बेहतरीन प्रोग्राम मोहसिन साहब। और कॉलर कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया राजा आबिद साहब। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम कॉलर को ले लें। मेरा ख्याल है ले ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम साहब, आप सब कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना तारुफ आप नाजरीन को क्या करवाएंगी? जी, मैं नसीम सईद हूँ और मैं पहले भी मैंने कॉल पे आपके साथ हमें- बात हुई थी। बिल्कुल हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल आपके हमें प्रोग्राम में। हमें याद है। और आप बहुत अच्छा मुझे उसका आप वो हैं जो हमारे हर शो को बड़ी ही बाकायदगी से देखती हैं। बिल्कुल जी।
तो क्योंकि मैं फ्राइडे से मैं वो अपना क्वेश्चन जो थी वो मैं सोच रही थी कि मैंने ये आपसे क्वेश्चन करना है, अच्छा, और थैंक यू जो आज मुझे मौका मिला। आप बताइए कि आपके ज़हन में क्या सवाल है? अच्छा, मैंने ये इसके बारे में, एडिक्शन के बारे में बात करनी कि अक्सर आप के फॉर्म से ये बात होती कि इसको डाइवर्ट नहीं करना, जो क्रेविंग्स है उसको डाइवर्ट नहीं करना, ट्रीटमेंट को डाइवर्ट नहीं करना, हुँ, हुँ। और फोकस रहना है ट्रीटमेंट पर। हुँ, हुँ। और जैसे फूड की तरफ चले जाते हैं कि फूड से वो क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं, या डाइवर्ट हो जाता है जो एडिक्ट है, हुँ, हुँ। या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है और उसकी तरफ चला जाता है, और ये ट्रीटमेंट मतलब ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होती। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। मुझे तो ये गाइड कर दे कि क्या ये स्पोर्ट नहीं होती, जैसे अभी अभी आप वो एक छत का जिक्र कर रहे थे कि उसके नीचे एक टेम्परेरी स्पोर्ट भी होती है जी। जो बाद में हटा दी जाती है, और फिर उसके अलावा फिर उसके अलग से पिलर्स भी होते हैं, यानी दूसरी चीजें भी हैं जो फिर इस प्रोग्राम के साथ साथ चलती हैं, जैसे वॉक है और एक्सरसाइज है। हुँ, हुँ। तो जैसे अगर फर्स्ट में मेरे बेटे ने ये फूड की तरफ ज्यादा था, वो अंडरवेट था जब वो रिहैब में गया, तो फिर उसके बाद जब वो वहां से वापस आए तो वो 2 kg ओवरवेट था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही घर वो वापस आए तो फूड से जो उनकी वो थी वो साइड पे हो गई, अब नहीं वो फूड के ऊपर, अब वो अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी तरह से है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी है, वॉक है, म्यूजिक है, ये सारी चीजें साथ साथ हैं। हुँ, हुँ। लेकिन फूड ने वहां पर उनको सेंटर के अंदर उसको बहुत हेल्प किया इन सारी चीजों में। जब तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीजें होती हैं साथ साथ, और साथ में इंसाइट भी बिल्ड हो रही होती है, हुँ, हुँ। तो फिर ये जो टेम्परेरी ये जो स्पोर्ट्स हैं ये फायदा देती हैं। इसको अच्छा, फिर हम मैं क्यों मैं कहते हैं कि ये डाइवर्ट हो गई, टेंशन डाइवर्ट हो गई। मैं नसीम आपकी आपके सवाल को अगर रिफ्रेज़ करूँ, तो आप मुझे जी करेक्ट जी कीजिएगा कि मैंने सही समझा है या नहीं। आप जी ये जी। कह रही हैं कि अगर कोई एडिक्शन का पेशेंट है और हम्म। ड्रग्स उसकी हुई बंद, तो अगर जी उसको जी। फूड की क्रेविंग हो रही है, तो वो फिर उसको फूड से ना रोका जाए, उसको खाने-पीने में, क्योंकि उसका अगर खाने-पीने में जो वो रुझान है, अगर कोई जी चीज़ों जी। की उसे तलब हो रही है, तो वो उसे दी जाएँ, क्योंकि वो कौन-सा कोई नशा है, ये मतलब है ना आपका? हाँ, मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी स्पोर्ट है एक तरह की। सही है, सही है। फूड इज अ ठीक तो है। अगर आप इजाज़त दें, तो हम इस बारे में फिर बात करें? आप जी। हमारे साथ और मौज सेकंड जो था वो ये कि जैसे आप कहते हैं ना कि आप शेयर करें, लास्ट टाइम भी मेरी ये बात हुई थी कि किससे शेयर करें। तो इसी तरह से अगर शेयर करें तो इसी तरह से किसी और आदमी से शेयर कर दिया मेरे बेटे ने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो रिहैब नहीं किया, मुझे तो सेंटर जाने की जरूरत, मैंने तो खुद किया, हुँ, और हुँ। अब आपको फिर फॉलो अप लेने की क्या जरूरत है। तो इस तरह के गलत मशवरे भी तो फिर मिलते जाते हैं जब आप शेयरिंग कर देते हैं कि हर एक से शेयर करें तो। नहीं, हमने जो पिछली इस सवाल का जवाब तो यहीं आपके कॉल पर रहते हुए मैं दे देता हूँ कि हमने जब बात की जी थी, जी। तो हमने ये बात भी की थी कि शेयर करते हुए किससे शेयर करना है। जैसे जी मिसाल के तौर पे उसमें देखना है ना कि जो आपके साथ आपके रिस्पॉन्सिबल रिलेशंस में है, वो जो कि जी। आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे एक शेयर करना किसी दोस्त हमदर्द से शेयर करना है, और एक शेयर जी करना किसी हवारी से शेयर करना है। अब दोनों में फ़र्क आ जाएगा ना। जी यानी कि उसमें जी। फिर ये जो सिलेक्शन ऑफ पर्सन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किससे शेयर हम्म करने जा रहे हैं। लिहाजा इसमें हम्म। ऐसा नहीं है कि हर एक से फिर वो आप बात करेंगे। जैसे हर किताब जी पढ़ने की नहीं होती, इसी तरह से हर बात भी हर एक से करने की नहीं होती। तो जी। इसमें ये जो है, एक तो इस पर गौर करना होगा। दूसरा थैंक यू थैंक यू। जो आपने पहले वाली बात जी जी। कही है, मैं उस बारे में अभी आपके कॉल के बाद हाँ, जो पहले वाली बात की है ना वो तो फूड का था, तो वो उसका इंटेक तो ज्यादा था, हुँ, हुँ। वो तो ठीक था। लेकिन अगर अब वो नॉर्मल है, लेकिन उस नॉर्मल के साथ साथ वो एक्सरसाइज भी है और वॉक भी है और म्यूजिक भी है, मूवीज भी हैं, तो क्या ये सारी चीजें ठीक है? और अगर इसके अलावा और अगर और कुछ है जो उसकी बेहतरी के लिए है तो वो क्या हो सकता है? मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ आपकी कॉल के बाद कि इसमें फिर किस जी। तरह से इस चीज़ को देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया नसीम ठीक है। सईद आपके कॉल करने के थैंक लिए। यू। थैंक यू सो मच। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, देखिए जो आपके आपके सवाल में एक बड़ा अहम पहलू है, और वो ये है कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कि ड्रग्स छोड़ देता है, लेकिन उसको मीठे की क्रेविंग होती है, तो फिर मीठे से तो उसे ना रोका जाए। फिर उसे तली हुई चीज़ों से, बर्गर से, शावरमा से, इस तरह की चीज़ों से तो ना रोका जाए। अच्छा, अगर वो ड्रग्स छोड़ रहा है और वो ड्रग्स नहीं ले रहा, तो अगर वो डांस करना चाहता है, तो फिर उसे डांस तो कम से कम करने दिया जाए।
अगर वो म्यूज़िक सुनना चाहता है या और कोई ऐसी चीज़ें, तो ये है उनका सवाल दरअसल जहारा, कि जी। जिसमें फिर ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ से उसको अगर कोई नुकसान नहीं है, जी। यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जी। तो फिर उस पे यानी कि वो ये देख रही हैं कि ड्रग्स लेने की निस्बत तो फिर इसका नुकसान कम ही है ना। कम नुकसान। हाँ, अच्छा, इसमें मैं अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं सर एक सर इनपुट प्लीज़। दे दूँ जी। कि देखिए इसमें जो खाने हैं ना, जी। ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है, उसमें असल मसला क्या है। यानी ड्रग्स अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो क्यों करता है? तो इसका जवाब ये है कि दरअसल वो अपने मूड को ऑल्टर करने के लिए करता है। बाज़ औक़ात बिल्कुल। मूड को ट्रू। मैनेज ऑल्टर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, एनर्जाइज़ करने के लिए, इरिटेशन या एजिटेशन से निकलने के लिए, गुस्से पर काबू पाने के लिए, बेहतर नींद के लिए, इन सब मसाइल के हल करने के, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के बोरियत लिए को दूर अटेम्प्ट। करने जी। के लिए, जी। एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। अच्छा, अब ये जो मकासद हैं उसके, ये तो एक रॉन्ग चॉइस पर चले गए ना, जी। लेकिन ओरिजिनली उसका मसला क्या है? मूड को मैनेज करना। जी। जी। अच्छा, जब वो मूड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि मूड बेकाबू है, और उसके मूड के उतार चढ़ाव का जो उसका मसला है वो उसे चैन नहीं लेने देता। और उसमें अगर आप साइंटिफिक बुनियादों पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये जो मूड के अंदर उतार चढ़ाव है, ये दरअसल मूड डिसऑर्डर है। यानी जिसमें कुछ केमिकल्स हैं जो ये अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल। या कभी अप कभी डाउन, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करेंगे ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो उसको ड्रग फ्री लाइफ पर आना है, जी। बल्कि उसको उन डाइटरी हैबिट्स को भी अपनाना है जो कि एक सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे मूड डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए ख़ास खुसूसी तौर पे ज़रूरी है। मसलन अगर वो तेज़ मिर्च मिसाले खाएगा, जो कि उसके अंदर डोपामीन हाई हाई कर सकता है, तेज़ नमक खाएगा, तेज़ मीठे खाएगा, एनर्जी ड्रिंक्स या ऐसे कोलास पिएगा, तो उसके नतीजा में भी जिस चीज़ को आप मैनेज करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो वहीं पे बैलेंस ख़राब हो गया। तो ये है वो वजह जिस वजह से आपको डाइट में भी फिर हेल्दी चॉइसेस पर जाना होगा। हम इसमें इस अप्रोच के साथ कभी भी रिजल्ट्स नहीं पा सकते कि अगर वो कोई ड्रग्स नहीं कर रहा, चलो ड्रग्स नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें जो कर रहा है वो फिर उसको उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि बुनियादी मसला उसका जो है वो मूड डिसऑर्डर है ना। एग्जैक्टली। अगर वो क्रेविंग्स को एंटरटेन करेगा, कोई भी शख्स जी। अपनी क्रेविंग को, चाहे वो ड्रग्स की क्रेविंग्स हो, चाहे वो मीठे की क्रेविंग्स हो, या किसी भी एक्टिविटी की क्रेविंग्स हैं, तो बेसिकली उसने जब क्रेविंग्स को रिवॉर्ड किया तो उसने क्रेविंग को मैनेज करने से हाथ रोका। लिहाजा उसकी वो जो प्रैक्टिस थी ना क्रेविंग की मैनेजमेंट की, वो इससे मुतासिर हो गई। इसीलिए जब आप किसी को ड्रग फ्री लाइफ पर लाते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी पर लाते हैं, तो उसके सोने जागने की रूटीन में भी एक बैलेंस आता है, जी। जी। उसके खानों में भी, इवन उसकी एक्सरसाइज में, जैसे आपने जिम की बात की, अब जिम में भी यानी कि ऐसा कोई जिम करना जो कि आपको थका दे, आपके मसल्स की शक्ल ही तब्दील कर दे, जी। ऐसा जिम भी रिकमेंडेड नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने मोहसिन साहब। मैं बस थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी कि देखें, पहली बात तो ये है कि जो हम नशे की बात करते हैं, एडिक्शन की, मरीज़ की, बीमारी की, तो सबसे पहले तो ये चीज़ यकीन दहानी मैं कराऊँ फैमिली के लिए और मरीज़ के लिए, ये याद रखना ज़रूरी है कि इट्स अ प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़। जब हम बीमारी की बात करते हैं तो फिर हम उसके साथ ही उसके इलाज और उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो फिर हम उसके अंदर कोई उसमें पर्सनल लेवल पे जाके मैनेज नहीं करते, उसे खुश करने की कोशिश नहीं करते, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते, डिले करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस फिर उसको साइंटिफिकली जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं ना, उनके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं हम। तो जब भी कोई पेशेंट रिकवरी में जाता है तो सबसे पहले तो हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे मोहसिन साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि मसला मूड का है, मसला उन जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस का है, इम्पल्सिव बिहेवियर्स का है, फ़ौरन जो ज़हन में ख़्याल आया फ़ौरन उस पे अमल करना है। ज़रा सा कोई तस्वीर नज़र के सामने से गुजरी तो वही खाना बनवा के खाना है, कोई जगह देखी तो वहीं जाना है, कोई कपड़ा पसंद आ गया तो वो फ़ौरन से ख़रीदना है, कोई आइडिया आ गया तो वो कारोबार भी करना है, कोई किसी दोस्त पे दिल आ गया तो वो दोस्ती भी फ़ौरन करनी है।
तो बेसिकली तो इस सोच पे काम करने की ज़रूरत होती है ना, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है जो हम देते हैं, मरीज़ को आदत होती है, इसी मूड के नतीजे में ही फिर कभी कभार नशा भी आता है, और फिर जब नशा आता है तो उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है, और फिर नशे का मरीज़ जो है वो ख़ास तौर पे उसका जो पूरा जो ज़ोर है और फैमिली का जो पूरा जो ध्यान है वो नशे पे चला जाता है, और जो मूड के इश्यूज़ हैं वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। जी, तो जब फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि बेसिकली जो नशे की बीमारी है, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ हम सब विलिंग वेज के डिफरेंट फोरम्स पे, कि जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है इसकी कोई दवाई नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल बेसिकली चेंज प्रोग्राम। हम इसमें ज़िंदगी को बदलने के तरीके बताते हैं, और उसी से ही जो नशे की बीमारी है उसको अफाका होता है। जो दवाइयाँ देते हैं हम, वो बेसिकली साथ जो दूसरी साइकियाट्रिक इलनेसेस या मूड के इश्यूज़ हैं उनकी होती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि जो नशे का मरीज़ आपके पास मौजूद है, तो अब हमें उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करना है, जिसके अंदर सोने जागने की रूटीन, 5 चीज़ें हैं जो हम बार बार बताते हैं कि अगर वो 5 चीज़ें कोई भी मरीज़ अपना, ये नॉर्मल तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर अगर कोई पेशेंट उनको अपना वाइटल बिहेवियर्स अगर के तौर पे ऑप्ट करेगा तो ज़िंदगी आसान। जिसमें सबसे पहले जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन हैं थ्रू एक्सपर्ट या जो भी उनके कंसल्टेंट हैं, सबसे पहले वो। दूसरी, सोने जागने की रूटीन। तीसरा, सादा ग़िज़ा खाएं। अब ये मैंने सादा ग़िज़ा क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन में ये था ना मोहसिन साहब कि जी अगर वो खुश होते हैं या कोई बहुत पसंद का खाना खाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जी तो हम सादा ग़िज़ा की बात कर रहे हैं। जी गुड फीलिंग दें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। 5वीं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज, जॉग, वॉक वो ज़रूर करें। ये 5 चीज़ें हैं जिससे आपकी मूड मैनेजमेंट भी होगी, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई क्योंकि होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो भी प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो भी बेहतर होंगी। अब जब फैमिलीज़ ये क्वेश्चंस करती हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन मोहसिन साहब, जी फैमिलीज़ की तरफ से जो हमें फेस करना पड़ता है ना, कि इसमें हरज ही क्या है। यानी इसमें क्या हरज है कि अगर ये देखें कहता है कि मुझे बर्गर मंगा दिया जाए, जी या अगर जिम चला जाएगा, आप हमें बताएं। तो देखें, हम फैमिलीज़ को अक्सर ये कहते हैं कि जो अभी सर ने बिल्कुल स्टार्ट में ये बात की थी ना, कि जब फैमिली मसाइल लेके आती है तो साथ ही सलूशंस भी लेके आती है, और वो बता भी हमें रही होती है। तो हम उन्हें बताते हैं कि ये अगर सलूशंस, इन बातों में आपकी ये जो मोहब्बत भरी आपकी बातचीत है, जो सलूशंस हैं, अगर इनसे मसाइल हल होने होते तो हो चुके होते। तो अब आप प्लीज़ हमें फ़ॉलो करें, एक्सपर्ट्स को फ़ॉलो करें, साइंस को फ़ॉलो करें, कि क्यों हम ये कहते हैं कि आपने किसी भी ऐसे पैटर्न को अडॉप्ट नहीं करना जिससे आपके मूड को की ऑल्टरिंग हो। उस पे नहीं जाना, ख़्वाह वो कोई मूवी क्यों ना हो, ख़्वाह वो प्ले स्टेशन क्यों ना हो, ख़्वाह वो कोई बहुत ही इंटेंसिव जिम क्यों ना हो, वो शॉपिंग ही क्यों ना हो। हम हर उस काम से मना करेंगे जो जिससे आपका अपने मूड, अंदर एडिक्टिव बिहेवियर जिसके अंदर है। एग्जैक्टली, यानी आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी आप उससे बोर होंगे, फिर आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो सरफेस पे आ जाएगा, और आपका जो इंटरेस्ट और ट्रस्ट जो इलाज पे था वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये लाइलाज है। तो बिल्कुल बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आप जो छोटे छोटे से प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, और फॉलो करते हुए कॉमन सेंस से हरगिज़ ऑपरेट ना करें। चैट जीपीटी से पूछें, गूगल से पूछें, एक्सपर्ट से पूछें। डीप सीक से भी पूछें, सिर्फ चैट जीपीटी की मशहूरी ना करें। अच्छा, जी डीप सीक से भी पूछें। अब देखिए मोहसिन साहब जो हैं इज़ वेरी अपडेटेड भाई, मतलब अब डीप सीक का मुझे नहीं पता ये भी था, मुझे अभी पता चला है। मुझे अभी वो पता सिर्फ- चला डीप एग्जैक्टली। सीक जो है ये जनाब चाइना ने एक टक्कर की एप्लीकेशन बनाई है, अच्छा। और वो कहते हैं कि बिल्कुल फ्री है। मैंने वैसे इंस्टॉल की हुई है, लेकिन अभी तक तो चैट जीपीटी आगे आ गया। अच्छा। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। ये शो का आखिरी ब्रेक है, और आखिरी ब्रेक के बाद आपसे होने वाली जो बात है वो कोई ऐसी वैसी बात है, वो बड़ी ख़ास बात है। तो वापस आते हैं तो आपसे बातों का सिलसिला आखिरी दौर में दाखिल होगा। टेक अ ब्रेक। लेकिन जनाब वापस आ गए, और अगर आपने जहाँ का आखिरी जुमला सुन लिया है तो उसके लिए जहाँ आपसे माजरत चाहती हैं। अच्छा, सीरियसली? हाँ हाँ, आपको पता है माइक ऑन हो चुका हुआ माइक ऑन हो चुका हुआ था, तो जिसमें मैंने बस यही कहा कि शोर ना करे कमरे में, बाहर ये कहा जाइए। था आपने? मैंने कहा बाहर जाइए। जान किसको देनी है? अल्लाह को जान अल्लाह को दी जान अल्लाह को देनी है। और बकौल हमारे एक दोस्त के, फिर जान तो अल्लाह को देनी है तो खाल किसको देनी है? जमात क्योंकि इस्लाम अभी में। अभी से
आप सुनना चाह रहे थे ना, मैं वो हरगिज हरगिज नहीं कहूंगी। अच्छा। खाल जमात इस्लामी की आखिरी हाल सिर्फ जमात। अच्छा, ईद उल अज़हा के नज़दीक नज़दीक पहुँचते नहीं, पहुँचते डॉक्टर साहब सुन ही ना रहे हो शो। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नहीं, उन्होंने सुन लिया होगा। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बात जो है ना वो कुर्बानी, खाल, इन सब चीज़ों की सिरी होने पाए। लग जाएगी। सिरी पाए, जबान। बिल्कुल ज़बान, बिल्कुल ये सारा कुछ होता रहेगा। जी। तो अच्छा, एक आपने तो कहना था कि ऐसी होगी बात, पहले आप वो बात बताएं, फिर मैं आऊँ वापस अपने सेगमेंट की तरफ। एक छोटी सी है कहानी। अच्छा जी। अफ्रीका के एक जंगल में एक बूढ़ा शेर आ, भूख महसूस कर रहा था। अच्छा उसने जी। एक हिरन को जाते देखा तो उसके पीछे दौड़ लगा दी। हिरन आगे आगे, बूढ़ा शेर पीछे पीछे। ठीक। अब चूंकि ये बूढ़ा था और वो जवान हिरन था, उसने जस्ट लगाई और कहीं किसी जगह नज़रों से ओझल हो गया। ओ। बूढ़ा शेर जो है वो अपने मन की प्यास और भूख लिए वापस पलट रहा था और इस सारे खेल को देख रहा था एक जवान शेर चट्टान पर बैठा। वो जब चट्टान के पास पहुंचा बूढ़ा शेर, तो जवान शेर ने आवाज़ लगा के कहा कि चचा हुजूर, अब आपसे दौड़ा तो जाता नहीं, भाग दौड़ होती नहीं, अब आप ये जो शिकार करने के ख्वाब सजाए फिरते हैं ना, इनसे अब आप निकल आएँ, अब आप हकीकत पसंद हो जाएं। ठीक। अब आपको चाहिए कि आप किसी गार में बैठ के बस अल्लाह अल्लाह किया करें। तो बूढ़े शेर ने उसकी तरफ देखा और जो बात कही, वो बात हम सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। ओके। आपको पता है कहानियों के अंदर मैसेज बड़ा ज़बरदस्त होता जी, है। जी, बेसिकली जी। तो उनका मकसद कहानियों का मैसेज होता है। हाँ, एग्जैक्टली, एंड बूढ़े पे लिखा भी होता है ना। हाँ, बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से ये कहा कि ये किसी जीत या हार की दौड़ नहीं थी। ये ना मैं हारा हूँ कि मैं उसे पकड़ नहीं सका, ना वो जीता है कि मेरी नज़रों से ओझल हो गया। ठीक। ये बात जो है ये मकसद के जीत की है। तो जवान शेर कहने लगा कि मकसद इसमें मकसद कहाँ से आ गया? ठीक। तो वो शेर कहने लगा कि मकसद, बुढ़ापे में आपको पता है विजडम का लेवल बढ़ जाता है, जी। तजुर्बात बहुत होते हैं। तो बूढ़े शेर का जो विजडम का लेवल था ना, वो जी। बड़ा अच्छा था। उसने कहा जी कि मैं अपनी खुराक बनाने के लिए उसकी जान लेने के मकसद पर था, और वो हिरन जो है वो जान बचाने के मकसद पर था। जी जी जी। तो दुनिया में हमेशा जान लेने की निस्बत जान बचाने का मकसद अफसल रहेगा। बहुत खूबसूरत। इसलिए बड़ा मकसद उसका था और इसलिए उसकी जीत हुई। ख़वातीन हज़रात, अपने मकसद को भी हम ज़रूर याद रखा करें। हमारा मकसद हयात क्या है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या हमें मकसद समझ भी आया कि नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात मकसद का लफ्ज़ तो हम बहुत बोलते हैं, जी। पर इस मकसद से जुड़ा जो मफ़हूम है वो हम पे आया नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात मोहसिन साहब। Very. सच अ वंडरफुल स्टोरी बेसिकली, And a good message. वेरी good वेरी गुड message. मैसेज। बचपन मुझे याद आ गया जिसमें आदाबर्स जी। आजकल एक हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, तो वो राब्ते में हैं, तो वो बात वाला कैसे शुरू करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह अक़दस में आदाब। अच्छा। यहाँ से वो बात शुरू करते हैं। अच्छा। बल्कि ये तो मैंने ज़रा मुख्तसर वर्जन पेश किया है। वो कई दफ़ा यूँ भी कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में कुछ और भी बीच में है, वो मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप वालेकुम आदाब कहते हैं। नहीं, वो इतने प्यार से, यानी वो बात इतना एक खूबसूरत सा नस्तालीक सा जुमला बोलते हैं कि उसके जवाब में मैंने अब उनसे पूछना है कि अगर यही जुमला आपके लिए कोई बोले तो आपका क्या तो आप जवाब उन्हें हो? आज कॉल पे क्यों नहीं लेते? आपको लेना चाहिए था ना उन्हें मोहसिन साहब कॉल पे, ताकि वो लंबी सी नस्तालीक तो बोलते। अगली दफ़ा ले लेते हैं हाँ, उनको। अगली दफ़ा आपने उन्हें कॉल पे लेना है, बिल्कुल ठीक है, ताकि उसका जवाब मैं दूं उनको। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो या तो उर्दू बोलेंगे नहीं, शायर है वो। या वो शायर है। हाँ, हाँ, तो शायर क्या, हैं, बड़े तो मशहूर क्या भी हैं। हुआ मोहसिन साहब, बड़े शायर मारूफ भी और हम मशहूर हमारे भी। पास आते ही हैं। अच्छा, जो एक सेगमेंट का मैंने लालच दिया था। लालच दिया कि जी। जो बेस्ट कमेंट होगा ना हाँ। उसको हम देखेंगे, बेस्ट कमेंट के जो भी नहीं, हो। अपने रिश्तेदारों को नहीं कॉल करनी नहीं नहीं, आपने। नॉट एट ऑल। देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं अब्बू को करती ना सबसे पहले। तो जो बेस्ट मैंने कहा कमेंट, ये ना हो कि आप उधर से कमेंट करवाएं हाँ, और इधर- किसी बहाने जरा बातचीत भी हो जाएगी। जी। तो उनको हम करेंगे कॉल। तो जी। अभी तक के जो कमेंट्स हैं ना डॉक्टर साहिबा, आप भी इससे एग्री करेंगी, नहीं भी करेंगी तो करना पड़ेगा आपको। आपकी ऑप्शन है नहीं आपके पास, ना एग्री वाली ऑप्शन है नहीं इस शो में आपके पास। जी। अच्छा, जो सुल्तान साकिब बलोच ने मोहसिन साहब आपके
वो जो एक कहानी आपने शुरू में, आज आपने बड़ी कहानियां सुनाई हैं। अच्छा, एक कहानी आपने शुरू में सुनाई जो उबर कहानी ड्राइवर। मोहब्बत की है मुख्तसर। अच्छा, जी। वाकई मोहब्बत की कहानी मुख्तसर ही होती है मोहसिन साहब, यू अच्छा। आर वेरी राइट। जी, जो लेकिन उन्होंने, लेकिन एक शेर भी सुन लीजिए। हाँ, शेर नहीं सुनाया आज आपने। कहानी खत्म हुई हम्म, और ऐसे खत्म हुई उफ, कि लोग लोग हंसने लगे, तालियां बजाते। तालियां बजाते जी, नहीं, नहीं रोने लगे तालियां लोग बजाते। रोने लगे, तालियां बजाते। तालियां बजाते हुए। यानी दो जज्बात है ना जो दो इकट्ठे हो गए। जज्बात थे। मैं समझा आपको सही आता होगा, मैं भी रुक गया और आगे आपने शेर भी गलत पढ़ा। वो अच्छा, अब ये देखिए कि मूड डिसऑर्डर कितना है ना, मतलब दो जज्बात हमने कहे। हाँ, यही कोई मरीज आके बात करे तो हमने कहना मूड स्विंग्स, सीधा नहीं मूड तो स्विंग्स। हम इंसान है ना। जी, यानी अगर आप ये कहना चाहती हैं कि कोई जो प्रोफेशनल है वो इंसान नहीं है। नहीं नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहना चाहती। हम बेसिकली इंसान जी। हैं, उसके बाद हम डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या सर्जन है। या सर्जन कुछ जी, भी हैं। जी। ऐसे ही है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने जो कमेंट अच्छा, जो, जहारा ने जब किसी की हिमायत लेनी होती है ना तो ये हर एक को यानी मुखातिब वो कहती है ऐसा ही है ना। अब दूसरे अब ने बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता कि हम ऑप्शन नहीं disagree होता। करते, वो डॉक्टर देती नहीं है। हाँ, कितनी कितनी अच्छी बात। मैंने उनकी बात पल्ले बांध दिया हाँ, है ना। अच्छा, यानी दूसरी ऑप्शन जब आप देते ही नहीं, ये है ना ये बात। कि डिसएग्री नहीं करना इनके अच्छा, साथ। बैठी भी मेरे जरा थोड़े करीब है ना मुझसे। मतलब आपका फिर भी थोड़ा फासला है, हाँ। मतलब वो मेरी बैठी भी करीब है भी अच्छा, गेस्ट, अच्छा, रिस्पेक्टेबल गेस्ट है। जहाँ रखी ना इस्लाह का हमने सारे का सारा काम ऑन एयर करना होता ऑन है। एयर अभी तो आज का शो जो है ना, उसमें कुछ आपकी वो जो साइकिल के पहिए वाले ने मेरी इज्जत रखी, वरना पिछले जितने 8-10 शो थे, कोई ऐसा शो नहीं जिसमें मोहसिन साहब ने मुझे करेक्ट ना किया हो। नहीं, वो 4-5 शो पहले तक तो ना ये तकरीबन हर दूसरी बात पे कहती थी कि देखा हमने कितनी एफर्ट मारी। हाँ, फिर मोहसिन साहब ने मुझे बजाय के, मतलब हम 5 घंटे इकट्ठे रहते हैं, मोहसिन साहब ने भी कहा मैं इसको ऑन एयर करेक्ट करूंगा। तो अगले शो में इन्होंने कहा कि एफर्ट मारी होता है, ये एफर्ट की होता है। अच्छा हाँ। तो आप क्या वर्ड यूज करती हैं? एफर्ट मारी कहती होंगी ना? हाँ, देखा मोहसिन एफर्ट साहब? की होती है कि एफर्ट की होती है, हाँ, एफर्ट करनी होती है, हाँ, करनी होती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। नहीं, अभी आप देखें जहाँ रखा तरीका वारदात कहती हैं कि आप भी यही कहती होंगी ना। मैं कहती हूँ बुजुर्ग है, खुश हो जाए, चले, खैर है, कोई बात नहीं है। हाँ, मोहसिन साहब सुन बस रहे हैं ना? ये आप बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बात कही। खवातीन हज़रात कहना ये चाहती हैं कि बुजुर्गी उम्र से ताल्लुक नहीं रखती। अभी आपने शेर वाली बात भी सुना दी, तो शेर की स्टोरी के बाद तो मुझे बिल्कुल विजडम पे कोई शक हालांकि नहीं। असूली तौर पे आपको शेर वाली कहानी के बाद शेर याद आना चाहिए था। हाँ, तो आया ना। मुझे वैसे अमिताभ बच्चन भी याद आए। अच्छा, हाँ, उस शेर आओ के बाद। बच्चों, वो एक ना उनका, आपको पता है अमिताभ बच्चन को ना शुरू में गाना गाने का बड़ा शौक था। अच्छा, हाँ, यानी अदाकारी का भी शौक था, लेकिन गाने गाने का, नज़्में पढ़ने का, वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, वो ये भी उन्होंने उसी शौक की तकमील की ना। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए गए थे ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन देने के लिए। ओके। अगलों ने कहा जनाबे वाला अपनी आवाज़ सुनीजिए अपनी। अच्छा, हाँ हाँ, ऑडिशन में फेल हो गए थे। ओह, अमिताभ बच्चन भी फेल हुए और मेहदी हसन भी। ओह, अच्छा यानी मेहदी हसन, मेहदी हसन की तो वाली वैसे सरप्राइजिंग। नहीं नहीं बिल्कुल, ये आप रिकॉर्ड पे चेक कर लीजिए कि मेहदी हसन साहब, और ये वही हैं, ये उन्हीं मोहब्बत उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हाँ, हैं। रंजिशी सही। रंजीशी सही वाले मेहदी हसन, यानी उस्ताद मेहदी हसन। जी तो जी। मेहदी हसन साहब जब ऑडिशन देने गए तो उन्होंने कहा जी कि सॉरी सर, मतलब आप तो उन्होंने बस ये सॉरी कह के उनसे माजरत की और इशारा किया शीशे के उस पार के अगले कैंडिडेट को भेज दें। अच्छा, तो बस ये हुआ था और मेहदी हसन साहब वहाँ से जो है वो बस तब से ही उन्होंने रेडियो जो रियाज शुरू किया होगा, मुझे लगता है। और अमिताभ बच्चन के बारे में तो ये इस पे बहुत ज़्यादा, बल्कि पिछले दिनों भी एक कोई वीडियो काफ़ी वायरल थी। अमिताभ बच्चन को बाकायदा तौर पे बड़ा मदद कर ली गई और उन्होंने बड़े दिल को लगाया था इस चीज़ को। अमीन सयानी ने भी ये वाकया कोट किया है। अच्छा, देखें, फिर इसका मतलब है कि जो फेलियर है उसके बाद ज़रूरी नहीं है, कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं बिहाइंड दिस फेलियर। अच्छा मोहसिन साहब, जो कॉल मैंने करनी है, जी। अब मैं अगली बात ये कहने लगी थी, जिसे कॉल करनी है वो इंतजार में क्या क्या तो इंतजार कॉल कर करनी है मैंने मोहसिन साहब। जी, you got my डॉक्टर नाजिश, असल में जहारा की हंसी जब शुरू होती है ना तो या तो ब्रेक पे ब्रेक पे जाते जाना हैं। पड़ता है। अच्छा। मेरा ख्याल है इनको हंसते दिया जाए और आप बताएं आप खैरियत से हैं। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, मैं कह रही थी कि जिनको कॉल करनी है ना, हाँ, वो है सुल्तान साकिब। आप मुझे ये बताएं कि यानी कि क्या ये उनका कमेंट सीरियसली डॉक्टर लाजी, आप पढ़ सकती है ये कमेंट?
प्लीज छोड़िए। ये नहीं डॉक्टर पढ़ नाज़रीन। तो सकती नहीं, हूँ आपने मैं। दिल में नहीं पढ़ना, आपने हाँ नहीं अच्छा, ये तो मुझे लगा कि कोई मुझे जैसे आप हंसी, मुझे लगा कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कोई नहीं, जोक नहीं, कर नहीं, दिया है जिसकी वजह नो से नो नहीं, ये हम पढ़े, ये आप पढ़ेंगी। अच्छा मोहसिन साहब आप उन्हें कॉल करेंगे, ही इज ठीक है। वेटिंग। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच है, जी। उनका कमेंट है, सफ़र में जो आपने मुकाबला संगीत किया 5-0 के साथ ये मुकाबला जीत लिया, क्या बात है सर आपकी? हाँ, तो ये अच्छा कमेंट है ना? हम्म, है नहीं, ना? ये बहुत बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत लेकिन अच्छा। लेकिन सुल्तान साहब इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको हम जो है ना कॉल? स्टूडियो नहीं, कॉल वाले नहीं है वो। नहीं नहीं, कॉल मैं मिला लेती हूँ मोहसिन साहब। अब जो एक सेगमेंट का वादा है उसमें ये कैसी वादा खिलाफी कैसी नहीं बात होनी कर रही चाहिए। हो आप मोहसिन नहीं, साहब? आप सिर्फ कॉल पे उन्हें इक्तफा करवाना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं कॉल, जो वादा है वो वादा है। चलें। अगला जो कमेंट होगा हम उसको भी ऑब्वियसली हंस हंस के जरा हालात चेक चले करें, फिर वैसे घड़ी पर भी नजर डाल लीजिएगा घड़ी जब में। फुर्सत मिले। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साकिब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। असल में जहारा को थोड़ी हंसी आ रही है, इसलिए वो मजीद बात नहीं जारी रख पाएंगी। जी, तो सुल्तान भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका उन्होंने कमेंट जो है ना वो बेस्ट कमेंट करार दिया आज के शो का। तो चूंकि वादा किया था और वादा निभाना भी बड़ा ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि जिनका बेस्ट कमेंट होगा उनको हम खुद कॉल करेंगे। जी, मुझे फोन आने से ही अंदाजा हो गया कि मेरे कमेंट ने बाजी मार दी है। जी। और आपका जो शो है इसी तरह जारी रखें, जबरदस्त है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुल्तान साहब। और बहुत अच्छा लिखते हैं, हमेशा बहुत बेहतरीन कमेंट्स करते हैं। तो देखिए, इससे आज तो सारे व्यूवर्स को पता चल गया कि जो बेस्ट कमेंट होगा ना मोहसिन साहब, हम उनको कॉल बैक करेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप तो आप बिल्कुल जरूर ठीक है। करेंगे। तो सुल्तान भाई आपसे किसी वक्त तफसील से हम बात करते हैं। आपके तो माशाल्लाह आप इतनी हमा पहलू शख्सियत है कि इस तरह कोई छोटी सी कॉल, जैसे जहां ने तो अपना वादा निभाने के लिए आपको कॉल की ना कि बेस्ट कमेंट पर हम कॉल बैक करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये है कि आप माशाल्लाह इतने नवाजे हुए इंसान हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। तो और हम ये किसी भी वक्त, बताएं कि रिश्तेदार नहीं है आप। हाँ, रिश्तेदार नहीं है। हाँ, जी, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपने एक्नॉलेज किया मेरे मैसेज, मेरे कमेंट को। ओके चलिए, सुल्तान बहुत साहब, बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वैसे एक बात तो और भी साबित हो गई, जी जी। आईफोन की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, ऊंचाई मतलब क्लियर ज़्यादा ज़रा। ज़ाहिर है आपके भी घर में सबके पास आईफोन होगा ना। नहीं जी, इन्हीं सब बातों पर वक्त रुखसत आन पहुंचा। आपसे इजाज़त चाहने का वक्त है। डॉक्टर नाज़िश, आपकी बातों में ना शो का पता नहीं चला। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे आपकी बातों में शो का नहीं पता चला, जितनी आपने बातें की हैं अच्छा। सारे शो में। वो बहुत मैं बड़े गौर से सुन रही थी। डॉक्टर यानी क्या आप बहुत मुश्किल थी डॉक्टर नाजिश? क्या बहुत मुश्किल बातें थी या यू रियली एंजॉयड? नहीं, आई रियली एंजॉयड। और बल्कि मैं तो नहीं, वैसे बल्कि भी इसका अप्रोप्रिएट जुमला जहां आ रहा के मिजाज के मुताबिक ये बनता है, यू रियली एंजॉयड ना। यस यस अच्छा, उन्होंने भी मुझे देख के कहा यस। अच्छा जी, और भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? यू हैव टू एंजॉय आई इट, हैव टू एंजॉय। यू हैव टू एंजॉय। अच्छा जी नाज़रीन, हम मेरा ख्याल है कि अब इजाज़त ले ही लें बस आपसे। अब इजाज़त ले ही ले। तो ले जनाब, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। ये है लेट्स टॉक विद बिलिंग वेज। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, यहाँ राना को इजाज़त दीजिएगा। और शुक्रिया अदा करते हैं उन मेहमान का जो मेहमान से भी ज़्यादा आपकी मेज़बान और हमारे साथ बातचीत में ऐसे शामिल रहीं कि बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि ये हमारे साथ कोई मेहमान है। बिल्कुल। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हमने मेहमान का तासुर भी नहीं दिया और हमने वो इंटरव्यू बेस्ड बातचीत नहीं की, बल्कि हमने ये किया कि कुछ कुछ काम की बातें भी शामिल होती गई। बेहद मुफीद बातें और मोहसिन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और हंसी मजाक गपशप के अंदाज में हमने अपने इस शो के मिजाज को भी बरकरार रखा। तो इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर लम्हा पुरसुकून और खुशियों भरा लम्हा बना दे, और आप दिन का आगाज़ करें तो अज़्म, बलबले, जोश और अल्लाह की बेहतरीन मदद के साथ आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना शुरू करें। और जब आप दिन का अख्तिताम करें तो आपके दिल में शुक्रगुज़ारी हो और तशक्कुर हो कि आपने जो सोचा आपने वो किया, बल्कि उससे ज़्यादा अता हुआ। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।